इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब है इलेक्शन प्लस पॉलिटिक्स। व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? क्या ऐसा कुछ रही है कि जैसे गांव में पंचायत होती थी, बैठ के इस तरीके से फैसले कर लिए जाए? इमेजिन कीजिए कि डेमोक्रेसी है पर आपके पास इलेक्शन नहीं हो रहे। कैसे रूल करेंगे लोग? कि भाई लोग आएंगे, लोग एक साथ बैठेंगे, शाम को ऑफिस से आएंगे, बैठेंगे, किसी भी मामले पर जो है फैसला ले लेंगे। नेता तमाम चीजें आंदोलन कर रहे हैं, कोई मूवमेंट देख रहा है, कोई स्लोगन दे रहा है। क्या जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, क्या इसके लिए भी कुछ रेगुलेशन होने चाहिए? क्या इसके कुछ नियम होने चाहिए? हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही है तो प्लीज चला लीजिए, क्योंकि वक्त अभी भी काफी है। मैं तो यही कहूंगा काफी है, क्योंकि अगर करने पर आप प्रैक्टिस जो है अगर लगातार करते रहे तो बच्चे मुश्किल से मुश्किल 10 दिन, मुश्किल से मुश्किल 12 दिन, बस इतने दिन में आपकी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी। बट मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप एंड मोमेंट पे इस तरीके से एकदम भागम भाग करें। कोशिश ये रखिएगा कि सब चीजें टाइम पर खत्म हो जाए, प्रैक्टिस सब हो जाए। और एक चीज बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिवली मैं आपको बता रहा हूं, चैप्टर की लाइन, चैप्टर के कंटेंट, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दीजिए ज्यादा से ज्यादा। बजाय की क्वेश्चन बनाने, क्योंकि देखिए क्वेश्चन की कोई लिमिट तो है नहीं, क्वेश्चन चलते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। प्रैक्टिस क्या है? मैथ थोड़ी है कि जो आप सॉल्यूशन करेंगे उतने आपको और परफॉर्मेंस निकल के आएगी। यहां पर थ्योरी की बात है, और थ्योरी आपको लिखनी है हर क्वेश्चन के लिए। उसके लिए जरूरी है कि आपका चैप्टर आपके माइंड में एक स्टोरी की तरह होना चाहिए, एक पूरे फुल फ्लैश एक क्या कहते हैं ना, फिल्म की तरह बनकर आना चाहिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए माइंड में रीचेकिंग हो कि हाँ ये वाला टॉपिक है, लिख दे ले। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। और उसी चीज के साथ एक और मैं ये कहूंगा, आज का जो चैप्टर है बातचीत भरा चैप्टर है, बातचीत वाला चैप्टर है, मिलजुल के बातचीत करके समझेंगे। प्रैक्टिकल चैप्टर है। जब आप 18 प्लस हो जाएंगे तो आपको इनमें से बहुत सारी चीजें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको देखने को मिलेंगी। पार्टीज भी आपको देखने को मिलेंगी, अभी भी देखने को मिलती है, तब ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में हो जाएगी। बिकॉज आप 18 प्लस हो जाएंगे, आप वोटिंग के हकदार हो जाएंगे, पार्टीज को आपकी नीड पड़ेगी और आपको अपने वोटिंग राइट से अपने काम मनवाने की एक उम्मीद जागेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो चैप्टर रहने वाला है बच्चों, मैं आपको बता दूं क्या रहने वाला है। सिंपल सी बात है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रहने वाला है, राजनीतिक का चैप्टर है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब है इलेक्शन प्लस पॉलिटिक्स, यानी जहां पर आपकी भागीदारी, आपका इन्वॉल्वमेंट और पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट दोनों देखने को मिलेगा। आपका कैसे मिलेगा? वोट के थ्रू मिलेगा। पार्टीज का कैसे मिलेगा? वोट के लिए मिलेगा। वन शॉट पूरा चैप्टर रहने वाला है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट टाइम है। मेरे पीछे चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। बात करते हैं एक एग्जाम्पल से। आपकी बुक में एक स्टार्टिंग में एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग दे रखी है, जहां पर बता रखा है कि हरियाणा के एक प्रसिद्ध नेता जो है जनसभा कर रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग करते रह रहे हैं, सुबह मीटिंग, शाम को मीटिंग, ऐसे दिन भर बहुत सारी मीटिंग करते हैं। उन नेता का नाम भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं हरियाणा के असेंबली इलेक्शन की बात हो रही है। असेंबली क्या होता है बच्चे? जैसे एक सांसद होता है जो पार्लियामेंट में बैठता है, वैसे ही एक नेता होता है हर राज्य का, जिसे हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। वो बंदा राज्य की विधानसभा में बैठता है, असेंबली में बैठता है। हरियाणा राज्य है तो राज्य में असेंबली है, यहां पर पार्लियामेंट नहीं होता है। पार्लियामेंट सिर्फ इंडिया में एक ही है, जो कि दिल्ली में है, जिसके दो पार्ट है, लोकसभा एंड राज्यसभा। बात करें यहां पर हरियाणा की, तो कांग्रेस का जो राज है, कांग्रेस जो रूल करती आई है 1982 से, और तभी से एक नेता, इनके विपक्ष के नेता, जिसे अपोजिशन पार्टी के पर्सन कहते हैं। अपोजिशन पार्टी कौन होता है? एक पार्टी होती है जीतने वाली, एक पार्टी होती है जो जीतती नहीं है पर उसको सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं अदर पार्टीज पे। मतलब कि एक पार्टी जो जीत गई, उसके अलावा अगर सेकंड नंबर पे कोई पार्टी आई, फर्स्ट नंबर विनिंग पार्टी, सेकंड नंबर पे जिसको उससे कम वोट मिले बट बाकियों से ज्यादा वोट मिले, अपोजिशन पार्टी। ऐसे ही एक नेता थे अपोजिशन के, जहां पर उनका नाम है चौधरी देवीलाल। लगातार कांग्रेस का विरोध करते आ रहे थे, उनकी नीतियों का विरोध करते आ रहे थे, है ना। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक आंदोलन भी चलाया था, एक मूवमेंट चलाया, नाम है न्याय युद्ध। इस न्याय युद्ध को चलाते चलाते बाद में वो एक अपनी पार्टी बना लेते हैं। पार्टी का नाम बनता है लोकदल पार्टी, और यही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ जो है अदर पार्टीज के साथ मेलजोल कर लेती है। मेलजोल क्यों कर लेती है? क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की तैयारी है। तमाम अदर छोटी छोटी पार्टियां लोकदल के साथ जुड़ जाती हैं, कांग्रेस के खिलाफ जो है मोर्चा खोल देती हैं। चौधरी देवीलाल ने जब इलेक्शन कैंपेन हुए थे, उस समय लोगों को वायदा किया था, अगर मेरी सरकार बनी, अगर हमारी सरकार बनी, तो हमारा पहला जो रोल होगा, पहली जो ड्यूटी होगी, वो क्या होगी? वेव ऑफ द लोन। वेव ऑफ मतलब आपको क्या दे दिया जाएगा?
लोन्स को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। किन के लोन्स को खत्म कर देंगे भाई? हम स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल फार्मर, गरीब आदमी के लोन को हम खत्म कर देंगे। जब यह प्रचार हो रहा था, लोग ऑलरेडी कांग्रेस सरकार से जूझ रहे थे, कांग्रेस सरकार का सबने जो है शासन देखा था, लोग परेशान थे। लोगों ने सोचा कि एक अच्छा मौका है, एक अट्रैक्टिव लुभावना ऑफर है चौधरी देवीलाल की तरफ से, क्यों ना इसे स्वीकार कर लिया जाए, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसको एक्सेप्ट करते के साथ ही आप देखेंगे कि लोक दल की भारी भरकम जीत होती है। 90 सीट थी हरियाणा में, जिसमें से 76 सीट्स लोक दल और उसकी साथ में जुड़ी हुई पार्टीज को मिलती है। इस 76 सीट में से 60 सीटें अकेली लोकदल की थी, 16 सीटें अदर लोगों की थी। इससे आप मान सकते हैं कि चौधरी देवीलाल का क्या मतलब वहां पर जो फीलिंग रही होगी, क्या उनकी प्रेजेंस रही होगी। लोकदल 60 सीटें जीतती है और उनके साथ की जो पार्टीज हैं वो 60 में से मतलब ऐसा 76 में से 60 उनके पास, तो 16 इनके पास रहती है। कांग्रेस को मिलजुल के 5 सीट मिलती है। कांग्रेस को कितनी सीट मिलती है? 5 सीटें मिलती हैं। तो कांग्रेस जो है इस इलेक्शन में हार जाती है। उसके बाद जो पहले इनसे चौधरी देवीलाल पहले से जो प्रधानमंत्री था वो तो रहेंगे नहीं, क्योंकि पार्टी हार गई। गवर्नर जो हरियाणा के गवर्नर थे, उन्होंने चौधरी देवीलाल को बोला कि ताऊ जी आइए और आप नए मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनते के साथ ही जो है देवीलाल की पार्टी यानी कि लोकदल ने फर्स्ट अपनी ड्यूटी वही निभाई जो उन्होंने फर्स्ट प्रॉमिस किया था कि हम गरीब किसानों का, स्मॉल फार्मर्स का, छोटे किसानों का, छोटे व्यापारियों का हम जो लोन है वो माफ कर देंगे। वही उन्होंने किया। हालांकि ये चुनाव बीचों बीच आप देख रहे हैं कि भाई 1982 से 1987 में होते हैं, हर 5 साल में होते हैं, तो 82 से 87 तो 5 इयर्स हो गए, बट 87 से 5 ईयर होने के लिए ऐसा 92 लगता। बट उनकी सरकार जो है वो भाई 91 तक ही चली, क्योंकि अब नहीं चल पाई पूरी सरकार। वो XYZ रीजन, उस पर हम बातचीत नहीं कर रहे हैं कि भाई सरकार आगे जीती ही नहीं पाई, है ना। तो क्या हुआ, अगली बार कांग्रेस जीती और कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बन जाती है। तो हमने क्या देखा कि भाई हमारे को जो है इलेक्शन 1991 में जो है दोबारा होते हैं, जिसमें लोक दल जो है वो हार जाती है और कांग्रेस जीत जाती है। 87 से 91 तक इन्होंने रोल निभाया। तो हमने किसकी बात करी बच्चे, चलिए समराइज कर लेते हैं। हमने बात करी बच्चों हरियाणा के असेंबली इलेक्शंस की। हरियाणा के असेंबली इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हरियाणा में 1982 से किसका रूल रहा है बच्चों? कांग्रेस का रूल रहा है। किसका रूल रहा है? कांग्रेस का रूल रहा है। इस कांग्रेस के अगेंस्ट में, इस कांग्रेस के रूल के अगेंस्ट में 1982 से ही कौन अपोज करते आ रहे हैं जो है पॉलिसीज को, कौन अपोज करते आ रहे हैं? कौन अपोज किया है, नाम बताइए जरा कमेंट सेक्शन में। कौन अपोज करें भाई? अपोज्ड बाय देवीलाल। अपोज्ड बाय देवीलाल। देवीलाल कौन है? एक लीडर है, अपोजिशन लीडर है। कौन है? एक विरोधी दल के नेता है। ये 1982 में ही एक मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। क्या लॉन्च करते हैं? एक मूवमेंट चलाते हैं जिसका नाम था न्याय युद्ध। क्या नाम था? न्याय युद्ध। बाद में एक पार्टी बना लेते हैं जिसका नाम था लोक दल पार्टी, है ना, लोक दल पार्टी। 1987 के चुनावों में ये प्रचार करते हैं और लोक दल प्लस अदर पार्टीज का इलेक्शन होता है वर्सेस किसके? कांग्रेस के। किसके? कांग्रेस के। और इन इलेक्शंस में क्या हुआ बच्चों? इन इलेक्शन में ये हुआ कि ये जो लोकदल पार्टी और ये लोग थे, इनको वोट कितने मिलती हैं? 76 सीट्स। टोटल सीट्स कितनी हैं? टोटल सीट्स कितनी है बच्चों? 90 में से 76 को मिली, 5 इनको मिली, बाकी अदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लगे, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इस 76 सीट्स में से अगर हम देखें, इस 76 में से देखें तो 60 + 16 ये थी लोकदल की और ये थी उसके साथ अदर पार्टीज की। ये थी अदर पार्टीज की। इस 76 सीट के कॉम्बिनेशन के साथ कौन बनते हैं? सीएम बनते हैं। कौन? देवीलाल। कौन बनते हैं? देवीलाल सीएम बनते हैं। और इस पूरे प्रचार में उनका जो फर्स्ट स्टेप रहा, फर्स्ट स्टेप वही रहा जो उनका प्रॉमिस था, और प्रॉमिस क्या था बच्चों? प्रॉमिस था कि हम क्या करेंगे? लोनों को माफ करेंगे। उन्होंने क्या किया? ही वेव्ड ऑफ लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, यही किया। हालांकि जो 1991 का इलेक्शन हुआ, हालांकि 1991 के इलेक्शन में, क्योंकि 1987 के बाद 1991 में इलेक्शन होते हैं, सरकार 4 साल चली। इलेक्शंस में क्या हुआ? कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस वॉन।
तो ये अभी तक मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है कि बात यह है कि जो हरियाणा में इलेक्शन हुए हैं, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? क्या ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे गांव में पंचायत होती थी बैठ के इस तरीके से फैसले कर लिए जाए? क्या हम जैसे घर में बैठ के हमारे पापा कोई डिसीजन ले लेते हैं पूरे परिवार के लिए, क्या इस तरीके से देश का निर्णय नहीं हो सकता? क्यों जरूरत है पार्टीज की, क्यों करवाने पड़ रहे इलेक्शन? तो पहले सुनिएगा, वो इलेक्शन इसलिए कराने पड़ रहे हैं क्योंकि वोटर्स जो होते हैं, जिनको वोट करना है, उनके पास कुछ चॉइस होती है, कुछ डिसीजन लेने की पावर आ जाती है। जैसे कि वो इलेक्शन के थ्रू ही जब वोट देते हैं वोटर, तो उनको ये एक पावर चॉइस मिलती है कि भाई कौन आपके लिए लॉज बनाएगा। क्योंकि अगर इलेक्शन ही नहीं होंगे तो पार्टीज नहीं आएंगी, तो फिर भाई आखिर लॉ कौन बनाएगा, कौन देश को चलाएगा? तो वोटर्स जो है इलेक्शन के थ्रू ये चॉइस कर सकते हैं कि भाई वो किसको चाहते हैं कि जो उनके लिए कानून बनाए, वो किसको चाहते हैं कि उनकी सरकार बने एंड टेक मेजर डिसीजन। भाई आप चाहते हैं बीजेपी की सरकार बने, आप चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने, उसी हिसाब से वोटिंग होती है। नेक्स्ट इज द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट इन एंड लॉ मेकिंग। इन लॉ मेकिंग या गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, कौन सी पार्टी जो है सरकार को निर्देश दे कि आपको लॉ बनाने? देखिए अब सिंपल समझ लीजिए कि हम इलेक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि पहले स्टेप बाय स्टेप समझिए, इलेक्शन होता है वोटर्स के लिए, पार्टीज के लिए। पार्टीज को सरकार बनानी है, पार्टीज को पावर बननी है, पार्टी से नेता बनने हैं, प्रधानमंत्री बनने हैं, मंत्री बनने हैं। पर इन पार्टीज को, नेताओं को, प्रधानमंत्री सबको बनाने के लिए हमारी जरूरत पड़ेगी, वोटर्स की जरूरत पड़ेगी। और वोटर्स, आखिर वोटर का इलेक्शन से फायदा क्या है? अब वोटर का इलेक्शन से फायदा है कि अगर मान लीजिए इलेक्शन नहीं होते तो हमें क्या पता सामने कौन आ रहा है, हम नहीं जानते। कौन हमारी सरकार बनेगी ये भी हमारे पे कंट्रोल नहीं है, हम किसको कंट्रोल करें? अगर हमारे पास इलेक्शन की पावर नहीं है, हमारे पास वोटिंग की पावर नहीं है, तो हम कैसे डिसीजन लेंगे कि कौन रूल करेगा, कौन सरकार बनेगी, कौन हमारे लिए कानून बनाएगा, कौन इन सरकार को चलाएगा? हमें तो कोई लेने देने नहीं। क्योंकि हमारे पास वोटिंग पावर है, इसलिए हमारे पास कुछ डिसीजन, कुछ फैसले आते हैं। फैसला नंबर 1 कि कौन हमारे लिए कानून बनाएगा, कौन देश के लिए कानून बनाएगा, इस बात का फैसला वोटर्स करते हैं, उस देश के सिटीजन्स करते हैं। कौन सरकार बनाएगा, इस बात का फैसला भी हम करते हैं, हम जिसे चाहे उसे जिताएंगे। और कौन हमारे देश के लिए कानून बनाएगा और सरकार को गाइड करेगा कि आपको कानून बनाना है, ये सब भी हम डिसाइड करते हैं। और ये सब होता है वोटिंग के थ्रू। ठीक है, ये तो सिंपली बात होगी समझ में। अब सुनिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचते हैं कि सर इलेक्शन की जरूरत क्यों है? बात तो वही है अभी अपना फंडा, वो तो मैं समझ में आ गया। इलेक्शन की जरूरत इसलिए क्योंकि हमारे पास कुछ चॉइस मिल जाती है। बट एक सिचुएशन इमेजिन करके देखिए, आपको एक सिचुएशन को इमेजिन करना है कि मान लीजिए आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते पर इलेक्शन नहीं होता, मतलब सब कुछ है, नेता भी बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, संसद भी होगा, सब कुछ होगा, बस इलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि हमारा अल्टीमेट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? अगर हम इस टर्म को निकाल दें इलेक्शन को, तो नेता भी आएंगे, आप सब कुछ भी होंगे, पुलिस भी होगी, लॉ भी होगा, पार्लियामेंट भी होगा, सब कुछ होगा, बस इलेक्शन नहीं होगा। तो सिचुएशन समझते हैं, अगर इलेक्शन नहीं होते तो क्या होता? तो हमें आंसर मिल जाएगा, भाई ये है। तो हम अगर हम बोले कि जोगिंदर सर है, अगर हम ये बोले कि जोगिंदर सर नहीं होते तो फिर दोनों ही बातों का आंसर आपको मिल जाएगा। कोई चीज है, अगर हम उसको हटा दें तो उसकी पता चल जाएगी रियल वैल्यू की, आखिर ये है तो इसका फायदा क्या है। तो पहली बात समझिए कि आप इमेजिन कीजिए कि डेमोक्रेसी है पर आपके पास इलेक्शन नहीं होने। ठीक है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, क्वेश्चन वही रखिएगा। अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल, लोगों का रूल होगा। ठीक है, पॉसिबल है। भाई कैसे पॉसिबल है लोगों का? इलेक्शन नहीं है, ध्यान रखिए, वो चीज हटानी सिर्फ। कैसे होगा, कैसे रूल करेंगे लोग? कि भाई लोग आएंगे, लोग एक साथ बैठेंगे, शाम को ऑफिस से आएंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे और किसी भी मामले पर जो है फैसला ले लेंगे। सो इफ पीपल, ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड दे टेक ऑल द डिसीजन। लोग रोज आते हैं, बैठते हैं और फैसला लेते हैं। अच्छी बात है, ले सकते हैं, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये लार्ज कम्युनिटी में पॉसिबल नहीं है। पापा घर के फैसले इसलिए ले पाते हैं क्योंकि घर में 4, 5, 10, 20 सदस्य हैं, पर देश में 140 करोड़ की आबादी होने वाली है, कैसे फैसले लोगे? अरे आप दिल्ली में बैठ के दिल्ली के फैसले नहीं ले सकते हैं भाई साहब। क्यों नहीं ले सकते? जिस मोहल्ले में बैठे आप उसी की जानकारी होगी। पूरे देश में क्या हो रहा है, साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, वो कैसे पता चलेगा? तो जब बड़ी कम्युनिटी हो जाती है तो हम सब मिल बांट के भी फैसले नहीं ले पाते हैं। सेकंड इज, क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि एक तो हमारे पास, सबसे पहली बात समझ लीजिए, भाई मैं जाता हूं रात को 10 बजे, कोई आता होगा 6 बजे, कोई आता होगा 3 बजे, कोई जाता होगा नाइट ड्यूटी पे। बिकॉज हम सबके पास ना तो इनफ टाइम है, ना ही हमारे पास इनफ नॉलेज है। भाई हमको क्या पता, हमें मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री का फैसला लेना है लोगों को। जिस इंसान ने कभी होम मिनिस्ट्री, मतलब अपनी बीवी के हाथ के खाने के अलावा कुछ सोचा नहीं, वो कैसे फैसला लेगा? वो कैसे फैसला लेगा, है ना? और कैसे हम इन सब मामलों पे डिसीजन पे जो है मैटर्स पर डिसीजन बनाए? क्योंकि ना तो हमारे पास इनफ नॉलेज है, ना ही हमारे पास इनफ टाइम है, ना ही हमारे पास इनफ स्किल है, और ऊपर से हमें अता पता भी नहीं है कि देश में क्या हो रहा है।
तो ये चीजें हैं, इमेजिन करते जाइएगा, ठीक है, इमेजिन करते जाइएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर हम फैसला नहीं ले सकते तो हम ऐसे लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को इलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी अपॉइंट नहीं, इलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे बिहाफ पर फैसला ले। अरे 140 करोड़ लोगों को अगर मैं एक साथ छोड़ दूं तो बहस के मारे शोर शराबे में पूरे देश में नॉइज पॉल्यूशन हो जाएगा और कोई फैसला नहीं आने का। जब एक से ज्यादा लोग होते हैं ना तो बहस होती है, दो लोग कहते हैं मैं ये फैसला मानूंगा, दूसरा कहेगा नहीं मैं ये मानूंगा, 10 हो जाएंगे तो कचर पचर हो जाएगी, और जब करोड़ हो जाएंगे तो और आफत हो जाएगी। इसीलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव बोले तो आपके एमपीज, आपके एमएलए ये चुने जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। पहली कंडीशन, ना हमारे पास इनफ टाइम है, ना ही हमारे पास इनफ नॉलेज है, ना ही हमारे पास इनफ स्किल है, इसीलिए हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव चुने कैसे जाते हैं? इलेक्शन के थ्रू। पहली कंडीशन क्लियर। दूसरी सिचुएशन इमेजिन कीजिएगा बच्चे, अगर मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव्स जो है अगर इस बेस पे चुने जाते, अब मान लीजिए इलेक्शन का ऐसा मान लीजिए कि आपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए अपने हिसाब से, और वो रिप्रेजेंटेटिव वोट के आधार पर नहीं है क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहे ना, रिप्रेजेंटेटिव है, आपने बोला ये मेरा मतलब रिप्रेजेंटेटिव है, मेरे बिहाफ पर ये बोलेगा, और आपने बोला कि ये कैसे चुना गया, मैंने पूछा, बोले ये मैंने चुन लिया, मैंने बोला इलेक्शन हुए, बोला नहीं, मैंने बोला यार ये कैसे चुना फिर आपने रिप्रेजेंटेटिव, तो आपने क्या जवाब दिया मुझे, आपने बोला मैंने इसको चुना है एजुकेशन नॉलेज के बेस पे, मुझे लगा मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल है, ओके। मैंने बोला और कैसे चुना, बोले भाई मुझसे बड़ा भी है। अगर कोई इंसान 70 साल का है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो एक्सपीरियंस भी होगा, नॉलेजेबल भी होगा, और वो ना मतलब पूरा एकदम मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आपने इसको रिप्रेजेंटेटिव चुना, बोला हाँ। मैंने बोला एजुकेशन नॉलेज स्किल के बेस पे चुना, बोला हाँ। मैं बोला ये कैसे डिसाइड किया आपने कि हु इज मोर एजुकेटेड और हु इज मोर नॉलेजेबल और हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड, आपने ये कैसे फैसला लिया? हो सकता है इससे ज्यादा नॉलेजेबल कोई और हो सकता है आप हो, आपने अपनी नॉलेज ना तलाशी हो, भाई आपने कह दिया ये मुझसे बूढ़ा है। कहते हैं जनरली कि भाई एक्सपीरियंस जो है एज के साथ आता है, ऐसे कैसे आता है एक्सपीरियंस? अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने आज की टेक्नोलॉजी, 16 साल का बच्चा कुछ साइंटिस्ट बनके ऐसे चीज बना दे रहा है, वो 70 साल के आदमी ने सोची भी नहीं थी, तो आप कैसे फैसला लेंगे कि उम्र के हिसाब से एक्सपीरियंस आ रहा है? उम्र के हिसाब से सिर्फ सफेद बाल आ सकते हैं, उम्र के हिसाब से सिर्फ आंखें कमजोर हो सकती है, उम्र के हिसाब से चाल ढीली हो सकती है, उम्र के हिसाब से एक्सपीरियंस का कोई लेना देना नहीं है। तो लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफिकल्टीज। हम मान लेते हैं कि लोगों ने आपस में बैठ के ये मान लिया कि भाई तू एक्सपीरियंस है, तू नॉलेजेबल है, तू स्किल्ड है, हमने फैसला ले लिया, मान लीजिए प्रॉब्लम लोगों ने रिजॉल्व कर दी। बट क्या हम इस बात के आधार पर कि लोगों ने बहुत प्यार से चीजों को सुलटा लिया, मामला सॉल्व कर लिया, ये डेमोक्रेटिक हो गया? अरे डेमोक्रेसी का पहला ही अवतार ये है कि इलेक्शन होने चाहिए, यहां तो इलेक्शन ही नहीं हुए। सो क्या हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। क्वेश्चन और सुनिए, इस सिचुएशन से क्या क्वेश्चन निकल के आते हैं कि हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? ये कैसे पता चलेगा कि जिसको आपने रिप्रेजेंटेटिव बनाया उसको दूसरा व्यक्ति पसंद करता है? अरे मैंने अगर आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, क्या इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि आपको जो है कुणाल सर मतलब पसंद करते हो, या आपको कोई मतलब मान लीजिए आसिम सर, शिग्रफ मैम, संयम सर, अलग सर पसंद करते हो सकता है उनकी पसंद में कोई और व्यक्ति हो, उनको कोई और रिप्रेजेंटेटिव अच्छा लगता हो? तो ये कैसे पता चलेगा कि मेरा चाहने वाला दूसरों का चाहने वाला हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जिसे मैं चाहता हूं उसे दूसरा चाहे, ये जरूरी तो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं वो लोगों की विशेष पे काम कर रहे हैं? क्यों? अगर मान लीजिए मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव चुना, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, तो ये मैं कैसे मान लूं या बाकी लोग कैसे मान लेंगे कि आप लोगों की मर्जी पर काम कर रहे हो? सकता है आप अपनी मर्जी पर काम कर रहे हो। क्यों? आपको तो पता ही नहीं ना लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि आप तो चुनकर नहीं आए ना, आपको तो किसी एक इंसान ने बिठा दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु पीपल डोंट लाइक टू रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हम ये कैसे मान ले कि जिनको आप नहीं चाहते वो पावर में नहीं रहेंगे या रहेंगे? कैसे? जिसे हम नहीं चाहते, हमने वोट नहीं दिया, फिर भी वो इंसान है, तो हम कैसे मान ले? तो इन सब का सॉल्यूशन है बच्चों इलेक्शंस। अगर आपको अपनी मर्जी का रिप्रेजेंटेटिव लाना है, आपको अपनी विशेष पूरी करवानी है, आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव से अपने काम करवाने हैं, तो आपको इलेक्शन करना होगा, क्योंकि इलेक्शन के थ्रू ही आप अपने पसंद के व्यक्ति को ला सकते हैं। हजारों लोगों की पसंद एक हो सकती है, ले आइए, तभी तो वो व्यक्ति आएगा। आज बीजेपी की सरकार है, क्यों है? क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं। पहले कांग्रेस की थी, क्यों थी? क्योंकि लोग पसंद कर रहे थे। तो जिसको लोग पसंद करेंगे उसमें इलेक्शन में उसको जिताएंगे, है ना। सो दैट मींस इलेक्शन से क्या होता है? पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। लोग जिसे चाहे उसे चुन सकते हैं, है ना, एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स मतलब 5 साल के लिए चुनिए, पसंद आता है अगले 5 साल भी चुनिए, अरे पसंद आता है तो अगले 5 साल भी चुनिए, नहीं पसंद आता है तो बदल दीजिए, एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। अगर आपको नहीं पसंद है तो कर दो उसे गेट आउट, क्या दिक्कत है? यही तो डेमोक्रेसी है कि आपको हर 5 साल में चुनाव करने का मौका मिलेगा। समझ में आई बात?
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बच्चों व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो इलेक्शंस है वो हमको क्या देते हैं? हमको देते हैं चॉइस। किसकी? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने की। किसकी? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करने की? इलेक्ट करने की। अपने मनपसंद की सरकार बनाने की, अपनी सरकार से लॉ बनाने की, देश को रन कराने की। ये सब चॉइस मिलती है किससे? इलेक्शन से। बात करें, हमने दो कंडीशन, दो सिचुएशन को इमेजिन किया, दो सिचुएशन को इमेजिन किया। क्या किया? इमेजिन किया। किसके बिना? विदाउट इलेक्शंस। अगर चुनाव नहीं होते हैं तो हम दो सिचुएशन मानते हैं। चलिए कैसे मानी? सबसे पहले हमने माना कि कहीं पर इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं, तो आप सबसे पहली बात, हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे चुने? जब चुनाव नहीं है तो हम रिप्रेजेंटेटिव कैसे ने? और अगर रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, अगर हमने रिप्रेजेंटेटिव को इसलिए चुन लिया ऑन द बेसिस ऑफ एज, नॉलेज, एक्सपीरियंस, तो यह कैसे डिसाइड होगा? हाउ टू डिसाइड हु इज मोर एजुकेटेड, हु इज मोर नॉलेजेबल? अगर मान लो ये सब कर भी लिया, अगर मान लो अगर ये सॉल्यूशन कर भी दिया, अगर ये सॉल्यूशन हो भी गया बाय पीपल, लोगों ने मिलकर कर भी लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या इन्हें पीपल लाइक करते हैं? क्या ये विशेष ऑफ पीपल पे काम करेंगे? क्या ये इन सब पर काम करेंगे? अगर ये सब डाउट आपको है तो इन सब का सॉल्यूशन क्या निकल के आता है बच्चों? इन सब का सॉल्यूशन है क्या? इन सब का सॉल्यूशन है इलेक्शन। इलेक्शन से आपको वोट करने जाएंगे, वोटिंग करने जाएंगे, जहां पर आप अपने विश का क्या सुन सकते हैं? अपनी मर्जी का रिप्रेजेंटेटिव सुन सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं एट एवरी 5 years। समझ में आ गई बात? कि एक वो सिचुएशन है जब आप डेमोक्रेसी में इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, तो आप ये कैसे मान के चलेंगे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने? और एक वो है जब आपने मान लीजिए अपने रिप्रेजेंटेटिव आ गए, ऑन द बेस ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस चुन लिया, फिर हम ये कैसे मान लें कि जो लोग नॉलेजेबल है वो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है? कौन ज्यादा एक्सपीरियंस है ये हम कैसे माने? तो मैंने आपको पूरा ये बता दिया है कि भाई कैसे होगा ये। पहले आपने सबसे पहले कैसे चुना ये मैंने आपको बता दिया कि रिप्रेजेंटेटिव, ये मैंने वैसे बता दिया है। मैं आपको लिखने को आएंगे तो लिख देता हूं कि कैसे आपने रिप्रेजेंटेटिव चुना। भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम रिप्रेजेंटेटिव, हमें क्वेश्चन तो यही ना, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? तो हम रिप्रेजेंटेटिव को कैसे लाएं जब वी डोंट हैव इनफ टाइम, इनफ नॉलेज। तो हम डिसीजंस कैसे लेंगे? हम डिसीजन कैसे लेंगे? इसलिए हमें इलेक्शन की जरूरत है। दूसरा, वहीं पर हम ये बोल रहे हैं कि मान लो रिप्रेजेंटेटिव आपने कर लिए बिना इलेक्शन के, तो फिर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो पूरा आपको मैंने समझाया, समरी मैंने आपको बता दी है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। मान लीजिए आपके देश में अब इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपको पता चल गया व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। इलेक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपनी मर्जी का रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हैं। उसके बिना हम डिसीजन अपने आप से मिलकर कोई डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज वी डू नॉट हैव इनफ नॉलेज, इनफ एक्सपीरियंस, इनफ स्किल। तो भाई इसका मतलब इलेक्शन होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? हम कैसे कह दे कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक है? तो इसके लिए 5 बातें सुनिएगा। एवरीवन शुड हैव 1 vote 1 value एंड ईच वोट हैज इक्वल वैल्यू, लाइक 1 person 1 vote ही करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। इक्वालिटी आपको मिल रही है, इसका मतलब डेमोक्रेटिक। कोई फर्जीवाड़ा वोट नहीं चल रहा है, एक व्यक्ति 10-10 वोट नहीं डाल रहा है। Parties and candidates should free to contest election and should offer some real choice to the citizens or voters। पार्टी, आप चाहे आप इलेक्शन में खड़े हो जाए, मैं चाहूं मैं खड़ा हो जाऊं, बीजेपी, कांग्रेस, जितनी भी तमाम पार्टियां सब इलेक्शन में खड़ी होती है। एंड यहां पर बात यह कि सब आजाद है, जिसको इलेक्शन में खड़ा होना खड़ा हो, एंड लोगों के सामने रियल चॉइस ऑफर करे। रियल चॉइस का मतलब यह है कि यार आप ये बताओ
यू शुड डिस्क्राइब योर सेल्फ कि आप उस पार्टी ए पार्टी बी पार्टी से सेपरेट है, ए पार्टी की आइडियोलॉजी बी पार्टी से अलग है, यह आपको बताना पड़ेगा। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा यह है कि डेमोक्रेसी में लोगों एक सरकार अच्छी चुनी जाए। अच्छी सरकार चुनने के लिए आपके बीच में डिफरेंस होना चाहिए ताकि लोग डिफरेंस कर सके। भाई मैंगो फ्रूटी और स्लाइस में फर्क है तभी तो चॉइस में फर्क कर पाते हैं, वैसे ही होना चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली, हर 5 साल में चुनाव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इस साल सरकार को लोगों ने बहुत मनपसंद वोट दे दिया, सरकार ने बोला देखो तुम सब तो हमको चाहते ही हो, काहे को दोबारा इलेक्शन कराने, क्यों पैसा वेस्ट करना, लेट इट बी कंटिन्यू फॉर अगेन 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर का कंटिन्यू करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एंड इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज रियली दे विश। चुनाव में लोगों को आजादी होनी चाहिए। कैसी आजादी होनी चाहिए कि भाई आप अंगूठा लगाना चाहते हैं इस पार्टी पर, आपके अंगूठे को जबरदस्ती मोड़ दिया जाता है किसी और पार्टी पर, इसको वोट दो, तो ये हमारी रियल चॉइस नहीं है। रियल चॉइस इज जिसको हम मन से वोट देना चाहते हैं, मन से उसको हम वोट दें। नेक्स्ट इज द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, जिसे मैं चाहता हूं, जिसे मेरे मन में जो व्यक्ति है जिसे मैं वोट दे रहा हूं, क्या वो रियलिटी में चुना जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं बाद में उसके वोट बदल दिए जाते हैं, या वो व्यक्ति ही नहीं होता है। पार्टी ने किसी व्यक्ति को खड़ा किया, किसी इंसान को खड़ा किया, कैंडिडेट को, मैंने उसको वोट दिया, पार्टी ने बंदा बदल दिया, ये तो गलत है ना। अरे हमें पसंद थे भाई साहब ये व्यक्ति, आपने बना दिया दूसरा व्यक्ति, ये तो हम चाहते ही नहीं। तो यहां पर क्या निकल के आया, इलेक्शन कैसे डेमोक्रेटिक होता है? पहला ये कि आपको इलेक्शन हर 5 साल में होना चाहिए, आपके मर्जी का हिसाब से जो व्यक्ति जीता, मतलब जिसको चुनना है वो चुना जाए, जिसे आप चुनते हैं वो बनकर भी आए। दूसरी बात यह है कि हर वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए, 10-15 वोट नहीं होते हैं। पार्टी और कैंडिडेट जो कोई भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहे वो खड़ा हो सकता है, ये सब आजादी है, ये सब आजादी, और डेमोक्रेसी में यही इलेक्शन की आजादी होती है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिक्स में कंपटीशन जरूरी है? भाई साहब मुझे बता दीजिए, अगर पढ़ाई में कंपटीशन नहीं होगा तो पढ़ाई पढ़ने का फायदा क्या है? ये जलन ही तो है जो 90 और 100% की आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर रही है। भाई आपको किसको नहीं चाहिए 100%? मेरे को भी चाहिए, आपको भी चाहिए। मैंने भी अपने टाइम पे कंपटीशन किया था, आप भी कर रहे हैं, आप जिंदगी भर करेंगे। जब भी जिंदगी में कंपटीशन रहेगा तो जिंदगी में एक मजा रहता है। देखिए हर कोई ऊपर बढ़ना चाहता है, उस ऊपर बढ़ने की होड़ को ही कंपटीशन कहते हैं। इलेक्शन में भी कंपटीशन है, पॉलिटिक्स में भी कंपटीशन है, स्कूल में कंपटीशन है, रेस तो इज ऑन सिनोनिम ऑफ कंपटीशन, सब कुछ कंपटीशन है लाइफ में, ठीक है। सो इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन? तो पहली बात सुन लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्शन का मतलब ही पॉलिटिकल कंपटीशन का लेना देना है। इलेक्शन का मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन क्यों है? इलेक्शन हो रहे हैं तो ए पार्टी के बंदे भी खड़े होंगे, बी के भी, सी के भी, बी पार्टी सी पार्टी सब खड़े होंगे, और सब में होड़ है कि हमें पावर मिले, हमारी सरकार बने। तो नो कंपटीशन मींस नो मींस ऑफ इलेक्शन। अगर सब में कोई कंपटीशन ही नहीं है, मान लीजिए देश में एक पार्टी है वही खड़ी हो रही है, तो क्या कंपटीशन, क्या फायदा इलेक्शन कराने का? सो इलेक्टोरल कंपटीशन के हालांकि बहुत सारे डिमेरिट भी है। इलेक्टोरल कंपटीशन के कैसे डिमेरिट है? तो आपको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? Yes, it is good to have political competition. क्यों? Because no competition means no effective use of electoral politics और वोटिंग। कोई फायदा नहीं है वोटिंग कराने का, कोई फायदा नहीं इलेक्टोरल कंपटीशन कराने का, राजनीति का भी कोई फायदा नहीं अगर कंपटीशन ही नहीं है तो। हालांकि इस कंपटीशन में कुछ नुकसान है। क्या नुकसान है? ए पार्टी के कुछ अपने चहीते होंगे, बी पार्टी के कुछ अपने चहीते होंगे, देश बटा बटा सा नजर आता है, इलाका बटा बटा सा नजर आता है। एक ही इलाके में 2 रैलियां हो रही है एक टाइम पे, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ बीजेपी, आधे लोग कांग्रेस की तरफ आधे बीजेपी की तरफ। एक व्यक्ति ने खड़े होकर बाहर से पूछा ये लोग बट गए हैं क्या है? मैंने समझाया देखिए भाई साहब ये राजनीति है, इस राजनीति में कुछ उनके चाहिए हैं कुछ इनके चाहिए हैं, इसलिए आपको लोग बटते बटते दिख रहे हैं। तो देश में जो फैक्शनलिज्म आपको नजर आ रहा है, जो डिसयूनिटी नजर आ रही है, वो एक्चुअल में इलेक्शन की पार्टीज की फॉलोइंगशिप है, देश का बंटवारा नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति इलेक्शन के टाइम पर अगर अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि देश बट गया। सिर्फ उस मोमेंट पर, उस क्षण पर, उस समय पर लोग अपने अपनी पार्टी का साथ देते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इलेक्टोरल कंपटीशन का डिसमेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है? पहला, सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। ऐसा लगता है देश बटा बटा, इलाका बटा बटा, राज्य बटा बटा, गली मोहल्ले गांव बटे बटे। क्यों? सबके अपने पसंद के लोग हैं। भाई कांग्रेस वाले बीजेपी वाले का प्रचार करने थोड़ी जाएंगे, नहीं बीजेपी वाले कांग्रेस वाले का प्रचार करने जाएंगे, और दोनों मिलकर रैली थोड़ी करेंगे, फिर कंपटीशन किस बात का? तो देश बटा बटा लगता है, बटा बटा लगता है, सेंस होता है, सिर्फ फील होता है नहीं। सेकंड इज यूज ऑफ डर्टी ट्रिक टू विन इलेक्शन। हर कोई डर्टी ट्रिक्स यूज करता है, कोई मनी पावर पे, कोई क्रिमिनल पावर पे, कोई कैसे भी, ठीक है। एलिगेशन ऑन अनदर, हर कोई दूसरे पर आरोप लगाता रैली में। भाई साहब उसकी जो पार्टी थी, वो जो व्यक्ति है उसने ये काम किया, मैं ये करके दिखाऊंगा। उनकी पार्टी ने ये सब स्कीमें लेके आए और योजना कुछ भी नहीं लागू की, मैं ये करके दिखाऊंगा। एक दूसरे पर आरोप लगाना राजनीति में बहुत बहुत कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है। पार्टी पॉलिटिक्स इन लोकेलिटी, लोकेलिटी आपके आसपास, लोकल एनवायरनमेंट में भी पार्टी पॉलिटिक्स होती है। आप कहीं चाय की दुकान बैठ के, बताए
मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, दूसरा अगर अच्छा गिना दे, फिर समझ रहे, इस तरीके से राजनीति होती है। घर में जा रहे हैं, हस्बैंड ने आज तक न्यूज पे लगा लिया ऐसा, भाई साहब सामने देख रहे हैं अपना मोदी जी के प्रसाद, देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो है आप देखेंगे कि हाल फिलहाल में जैसे आपने देखा अयोध्या में अभी बहुत कुछ एक भव्य आयोजन होने जा रहा है, वहां पर कर रहे हैं। दूसरी पार्टी के लोग कह रहे होंगे ऐसा, हमको तो बुलाया ही नहीं। अभी लोकल राजनीति क्या, हमारे नेता को नहीं बुलाया। दूसरा घर में बच्चा कह रहा है पापा इसमें सारे लोग आएंगे क्या, बोलेगा नहीं। राजनीति तो हर जगह लोकल राजनीति होती है, क्योंकि लोकल लोगों में उनकी अपनी फॉलोइंगशिप अपनी पार्टी के लिए, तो वो पार्टी की फॉलोइंगशिप यहां पर लोकल राजनीति बन जाती है। बात करते हैं, क्या ये राजनीति, क्या ये डीमेरिट्स का पता कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने वालों को नहीं था? जो ऐसी आपदा छोड़ के गए तो था, उन्हें भी पता था। देखिए कोई चीज शॉर्ट टर्म में बुरी हो सकती है, लॉन्ग टर्म में अच्छी होगी, कोई चीज लॉन्ग टर्म में बुरी होगी तो शॉर्ट टर्म में अच्छी होगी। तो इनको पता था कि शॉर्ट टर्म में ये सब चीजें नुकसानदायक होती हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छे। क्यों? देश में जब आपको डेमोक्रेटिक रहना है तो इलेक्शन हर साल होंगे, पार्टियां बदलेंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लोगों को चॉइस मिलती रहेगी, इसमें क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली हमें तो देश के लोगों का भला सोचना है। जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने फ्री कंपटीशन चुना। फ्री कंपटीशन मतलब आज के बाद अगर 70 क्या 150 सालों बाद भी कोई पार्टी आए ना और चुनाव लड़ना चाहे तो लड़े, राजनीति में किसी को भी बंदिश नहीं है, ठीक है? बिकॉज ये जो सिस्टम है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म में और पार्टियां इवॉल्व होंगी, लोगों की इच्छाएं बढ़ेंगी, लोग अपनी खुद की पार्टी भी बना सकते हैं। सो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी व्हेन ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो। देखिए राजनीति में कॉम्पिटिशन वहां जरूरी है जहां पर होता है, जहां पर कब होता है वो मैं बताऊंगा कब होता है, ऐसा स्टाइल है मेरा। पहले ये जान लीजिए राजनीति में पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन कहां जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका आंसर ही यही है। राजनीति में पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन मतलब पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन वहां जरूरी नहीं होता है, इसके अलावा सब जगह होता है। कहां नहीं होता है? वहां नहीं होता है जहां पर नेता को यह पता हो कि जनता क्या चाहती है और मैं जनता की सेवा के लिए बनाऊं। अरे जब सबको सेवा ही करनी है तो फिर कंपटीशन किस बात का भाई? कंपटीशन किस बात का? व्हेन व्हाट इज गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू सर्व द पीपल। अगर मेरे मन में जनता की सेवा है, तेरे मन में जनता की सेवा है, फिर होड़ किस बात की? चल जनता की सेवा करते। राजनीतिक पार्टी का पावर का कोई है ही नहीं, हम चाहते ही नहीं हम मंत्री बने, हम चाहते नहीं हमारे पास पावर है, हमें तो जनता की सेवा करनी है, फिर तो कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। अरे भैया घर से निकलते ही सेवा कर लो, क्यों नेतागिरी करनी, फिर क्यों नेता बनना, क्यों इलेक्शन लड़ना? ये सच में तो नहीं होता है, ये सच में नहीं होता है। क्यों? आप देखेंगे गाड़ियों पे हुटर लगाना, वीआईपी लिखना, बड़े बड़े सिंबल का यूज करना, टोरे में चलना, झुंड में ऐसा एकदम आप देखे होंगे कि रैली हो जाती है, एकदम से बड़ी बड़ी रैली हो जाती है। आपने देखा होगा कि ग्रुप में एकदम से हो रही है। हालांकि आपने देखा होगा कि सरकार ने ये मना किया कि भाई इस तरह की चीजें नहीं करना, बट बात यही है असली कि आपको वो जो ग्रुप होता है जिसे भीड़ एकदम गांव से चली आती है। हमारे गांव में एकदम से हुजूम चला, एकदम झुंड सा चला है। मैंने बोला कहां जा रहे? बोला इलेक्शन देने। मैं बोला भाई इलेक्शन मतलब क्या? ऐसा बोले वोट करने। मैंने कहा इतने सारे लोग एक साथ, भाई धीरे धीरे चलते ना सब। नहीं अभी क्या अभी करना है। तो भाई ये सब जो आप देखेंगे ये सब आपको पॉलिटिक्स में मिलता है। पॉलिटिक्स में मिलता है आपको। पार्टीज भी करती हैं, लोग भी करते हैं, लोगों में लोकल राजनीति आपने देखी है। साथ ही साथ वहां पर हम कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने अभी भी बताया। मैं अपने पॉइंट पे वापस आता हूं कि पॉलिटिकल कंपटीशन वहां जरूरी नहीं है बच्चे, जहां पर सबको ये पता हो कि हमें जनता की सेवा करनी है और इसी के लिए हम बने और हम यही करना चाहते हैं। फिर कंपटीशन जरूरत नहीं है, क्योंकि आप घर से बाहर निकलिए और आप इलेक्शन मत लड़िए, कभी भी आप वोट मत करवाइए किसी से अपने लिए। आप सीधा जाइए और बोलिए मेरे को जनता की सेवा करनी है, सुबह दोपहर शाम यही करते रहिए, वहां जरूरत नहीं है। पर क्या ये रियलिटी में होता है? आपको लगता है कि ये रियलिटी में होता है? हर किसी को पावर चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों का टोरा, वो जो ग्रुप लेके घूमना, आपने देखा होगा कई बार रील्स में वगैरह सब। सच्चाई ये है कि हर नेता जो है वो मोटिवेट होता है। हर नेता क्या, हर बच्चा भी मोटिवेट होता है, हर व्यक्ति मोटिवेट होता है। उस मोटिवेट की कंडीशंस अलग हो जाती है ड्यू टू जो जहां जिस प्लेटफॉर्म पे वो बैठा है। बच्चा मोटिवेट होता है एक अच्छे मार्क्स से, नेता मोटिवेट होता है उसके अपने करियर से। करियर से कैसे? आज में जैसे आपने देखा होगा हाल फिलहाल में बेस्ट एग्जांपल मैं ये कहूंगा कि जो आपके मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, आप देखिए इनका आपने नाम नहीं सुना, अचानक से आ गया। अब इनको पॉलिटिकल एडवांसमेंट, एकदम करियर में एडवांसमेंट मिल गई। ऐसा मतलब सिंपल मंत्री से सीधा मुख्यमंत्री, बहुत बड़ी बात है। हर कोई चाहता है, ऐसे सबके अंदर होप रहेंगी, वो रहता है। हर कोई पावर में रहना चाहता है, हर कोई चाहता है मेरे पास पावर हो, मैं मंत्री बनूं, पुलिस हो, मेरे प्रशासन की पावर हो, पोजीशन मिले, मुझे कुछ बड़ा ओहदा मिले। आज मैं अगर सिंपल कैबिनेट मंत्री हूं, कल मुख्यमंत्री बनूं, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बनूं, और भाई साहब मतलब बनता ही रहूं, बस ऐसा रहता है। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल। और फिर अंत में चाहते हैं जब पावर मिलेगी सब जनता की सेवा कर ही लेंगे, जनता की सेवा कर लेंगे। तो रियलिटी में आप देखेंगे मोटिवेशन तो इन चीजों से आती है। बट हालांकि आप जानते हैं हर व्यक्ति, हर नेता जो है जनता की सेवा तो करता ही है, उसका रीजन है।
अगर आप इन सब के चक्कर में पड़ गए, जनता की सेवा भूल गए, तो आप गद्दी से जा सकते हैं, आपको हो सकता है अगले साल वोट ही ना मिले। सो हाउ टू डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? तो जब कोई इंसान, जब कोई नेता सिर्फ करियर को लेकर लगा हुआ है, पावर को लेकर लगा हुआ है, तो हम इसे रियल लाइफ में कैसे करें, कैसे इंप्रूव करें? तो आप ये सब जानते हैं कि अंत में लोगों की सेवा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जनता की सेवा करेगा वो पावर में रहेगा, और जो जनता की सेवा नहीं करेगा वो ऐसा बैठेगा घर पे। तो सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ट्राई टू इंप्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। हम कैसे इसको डील कर सकते हैं? क्योंकि हर एक नेता अगर पावर के लालच में, हर एक नेता अगर गद्दी के लालच में, हर एक नेता अगर सिर्फ करियर बनाने आया है, तो हम उसे कैसे रियल लाइफ में कैसे सॉल्व करें? भाई उनकी नॉलेज बढ़ाइए, उनका कैरेक्टर को सही करें। कैरेक्टर सही करने का मतलब यह कि देखिए, कई बार आपको व्यक्ति है, बहुत पैसा है, बहुत अंदर दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है मुझे पावर चाहिए, पावर चाहिए। समझाइए, देखिए भाई साहब, हम आपके साथ हैं, आप हमारा भला कीजिए, पावर तो आपके पास आ ही जाएगी। आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, जनता की सेवा करने में और नॉलेज जितनी बड़ी कर सकते हैं, जितना आप ब्रॉड लेवल पर सोचेंगे उतना अच्छा है। राजनीति का ये छोटा सा जो पहलू है, पॉलिटिकल एडवांसमेंट, करियर का ये जो चल रहा है, इससे थोड़ा सा जनता की सेवा की तरफ आइए। नेक्स्ट इज, एक ऐसा सिस्टम सेटअप करना है जहां पे पॉलिटिकल लीडर्स को इनाम मिलता हो। किस लिए? जो जनता का भला करेगा उसे इनाम। जैसे अभी हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा निजी मामला है, मतलब निजी मेरी सोच है, कि जो मुख्यमंत्री बने उन्होंने ऑब्वियसली जनता की सेवा की होगी, तब वो मुख्यमंत्री बने, है ना? ऑब्वियसली मुख्यमंत्री बने, तो ये रिवॉर्ड है। और जो नहीं करेगा वो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मतलब जो पुराने मुख्यमंत्री थे वो रिवॉर्ड नहीं पाए इसलिए चले गए, ऐसा नहीं है। एक एज भी होती है, वो भी एक फैक्टर है। बट नॉर्मली देखिए कि जो जनता की सेवा करेगा उसे ऑब्वियसली सरकार ऊपर रखेगी भाई, कि ये है, ये रियलिटी में है, क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं। बट एक टाइम बाद तो चलो एज हो जाती है, सब कुछ होता है, वो एक अलग फैक्टर है। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, हम नेचुरल फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। बात नंबर एक कि जो जनता की सेवा करेगा उसे इनाम दिया जाए, ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए। और जो जनता की सेवा ना की जाए उसे सजा दी जाए। सजा क्या देंगे? जेल में तो नहीं डालेंगे, मंत्री मत बनाओ, कोई पद मत दो, फिर मेहनत करेगा नीचे जाके फिर बनाना, ऐसा होगा। सो रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। तो एक तरीका और क्या है, कैसे हम डील कर सकते हैं? रेगुलर इलेक्शंस। रेगुलर इलेक्शन मतलब हर 5 साल में चुनाव होंगे, तो उसे भी, अगर जैसे मैं नेता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल मैं नेता हूं, मुझे आज मैं जीत गया, मैं मंत्री बन गया, अब मैं जनता की सेवा नहीं कर रहा, तो मुझे अगर ये पता है कि अगले 5 साल बाद फिर चुनाव होना है और मुझे हो सकता है वोट ना मिले, तो मेरे मन में भय रहेगा और मैं लोगों की सेवा करूंगा, क्योंकि मुझे अगली बार भी आना है, अगली बार भी आना है। बट अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो जो रेगुलर इंसेंटिव मिलता है, उनको जो इनाम मिल रहा है हर 5 साल में, जीत का इनाम जो मिल रहा है, वो इलेक्शन की वजह से मिल रहा है, लीडर्स को भी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी। और ये कैसे मिलता है? अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया वोटर्स को, तो आप सरकार में आ जाओगे, और अगर आपने सेटिस्फाई नहीं किया तो आप मेजोरिटी फेल कर जाओगे, आपकी सरकार चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अब मैंने अगर जनता की सेवा बहुत की, तो जनता चाहेगी अगली बार मैं आऊं। बट अगर मैंने सेवा नहीं करी, जनता बोलेगी इसकी शक्ल नहीं देखनी हमको। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो रियल लाइफ में हम ऐसे डील करते हैं। कैरेक्टर नॉलेज थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, ऐसे सिस्टम बनाइए जहां पर आप उसको, अगर अच्छा काम करे तो इनाम, बुरा काम करे तो पनिशमेंट मिले। और रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, जिससे कि ये हो कि इलेक्शन हो तो आपको ये पता रहे कि इसने हमारी पिछली बार हमारी सेवा की थी, इसको मेजोरिटी में लाओ, सरकार बनाओ, जो नहीं है उसको बाहर कर दो। ठीक है? तो इससे क्या होगा? जब आपको पता होगा कि आपको वोटर ही सेटिस्फाई करने हैं, तो आप उनकी सेवा भी करोगे, सेवा भी करोगे। जो भी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब, चाहे वहां पे आदमी आया हो पावर के लिए, पर दिल पे अंदर से उसको, चाहे वो कुछ भी माने, सेवा तो सामने करनी पड़ेगी साहब। क्योंकि आप जो पावर में बैठे हो, इलेक्शन के थ्रू बैठे हो, इलेक्शन में अगली बार जीतना है तो सेवा करो, नहीं करनी तो फिर मत करो। सो हमने क्या देखा? हमने देखा व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक, है ना? तो हमने ये सब पढ़ लिया है। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कैसे बनते हैं डेमोक्रेटिक? तो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे। ईच वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, लोगों के पास रियल चॉइस होनी चाहिए, रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, रेगुलर चॉइस होनी चाहिए, और क्या है बच्चों? भूल ना जाए कोई भी पॉइंट। हाँ, प्रेफर्ड कैंडिडेट शुड बी इलेक्टेड, प्रेफर कैंडिडेट शुड गेट इलेक्टेड। तो ये सब हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या ये अच्छी बात है पॉलिटिकल कंपटीशन का होना? तो आंसर था यस, बिकॉज अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो इलेक्शन का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि फिर सब क्या ही करेंगे,
कोई पावर में ही नहीं आएगा, किसी को पावर नहीं मिलेगी, पद नहीं मिलेगा तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। इलेक्शन का क्या हो जाता है, नो यूज हो जाता है। हालांकि इस कंपटीशन में कुछ आपको मैंने बताया कि इस कंपटीशन में कुछ डीमेरिट भी है, डीमेरिट भी है। डीमेरिट क्या है भाई, आपके देश में आपको डिसयूनिटी सी लगती है, देश में लोगों को आप लोगों को क्या लगता है, आपको लगता है डिसयूनिटी प्लस फैक्शनलिज्म, देश बटा बटा सा लगता है, लोग डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं, डर्टी ट्रिक्स यूज होती हैं, है ना, डर्टी ट्रिक्स यूज होती है। भाई आपको मैंने बताया कि भाई देश बटा बटा रहेगा, सब एक दूसरे पर क्या लगा रहे होंगे, आरोप लगा रहे होंगे, एलिगेशंस लगाएंगे, सब एक दूसरे पर एलिगेशन लगाएंगे, लोकल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, लोगों में लोकल राजनीतियां शुरू हो जाती हैं। तो इस सब को हम जो है, इन सब डीमेरिट्स को हम जो है रियल लाइफ में कैसे सॉल्व करेंगे, रियल लाइफ में इसका क्या सॉल्यूशन है, रियल लाइफ में इसका क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि ट्राई टू इंप्रूव कैरेक्टर एंड नॉलेज ऑफ लीडर, कैरेक्टर एंड नॉलेज ऑफ लीडर्स कीजिए। सेकंड इज एक सिस्टम होना चाहिए जहां पर रिवार्ड मिले जो पीपल को सर्व करे, और पनिश मिले जो ना सर्व करे। साथ ही साथ इलेक्शंस रेगुलर होने चाहिए, जो कि इंसेंटिव मिलते हैं। इलेक्शन क्या होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए, जिससे क्या मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव होता है विनिंग के रूप में, इंसेंटिव्स होते हैं विनिंग के रूप में। तो अगर ये सब रहेगा तो बेशक पार्टी या लीडर आए हो पावर के लिए, बट उनको पीपल सर्विंग करनी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैसा है, कैसे करते हैं। तो सुनिए, क्या हम ये कह सकते हैं, सबसे पहली बात ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, जो हम भारत में चुनाव करा रहे हैं क्या वो डेमोक्रेटिक है। कंडीशन याद कीजिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है, आपको आजादी मिलनी चाहिए, आप अपने मनपसंद का व्यक्ति चुन सके, जिसे चुने वो चुनकर मतलब जीत कर भी आए, वो सब। तो रीजन क्या है डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहने के, हम क्यों अपने इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कह रहे हैं, रीजन क्या है। रीजन नंबर 1, लोकसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, कुछ भी है, लगातार चुनाव होते हैं, हर 5 साल होते हैं। अगर इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है तो ये एक बार जीतने के बाद जिंदगी भर एक ही पार्टी रहती, एक ही पार्टी के लोग रहते, बट यहां पर लगातार चुनाव होते हैं हर 5 साल बाद। जो है आज मोदी जी है, 5 साल बाद देखेंगे कि वो फिर से 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर से पार्टी के लिए वोट मांगे जाते हैं, फिर से सरकार बनाई जाएगी अगर जीतते हैं। तो वो होता है इलेक्शन जो है पूरे देश में एक साथ होते हैं या कुछ दिन में आगे पीछे होते हैं, पर सबको कराए जाते हैं। जो एक साथ होते हैं पूरे देश में, जो बड़े लेवल पे इलेक्शन होते हैं, एक साथ हो रहे हैं, उससे हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। जनरल इलेक्शन क्या होता है, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में, अपना क्या कहते हैं, सॉरी, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, गोवा में, जम्मू कश्मीर, सब में एक साथ इलेक्शन हो रहे हैं। 2 दिन बाद कहीं, 2 दिन बाद कहीं, 3 दिन बाद कहीं, 4 दिन बाद कहीं, एक टाइम, लगभग एक टाइम पे खत्म हो गए, वो जनरल इलेक्शन है, सामान्य चुनाव है। बट अगर कोई नेता जीत गया, कोई नेता जीतने के बाद पार्टी में आ गया, सरकार चल रही है, अचानक उसकी मृत्यु हो गई, अब उसकी सीट तो फुलफिल करनी पड़ेगी। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब पूरे भारत के इलाके को, पूरा भारत को कुछ हिस्सों में बांट देता है, राजनीतिक एरिया होते हैं, उन पॉलिटिकल एरियाओं को कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब कि जैसे दिल्ली में ऐसे 4 इलाकों में बांट दिया, क्यों बांटा जाता है, ताकि पॉपुलेशन एक बराबर हो जाए। क्यों होता है सर, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, क्यों बांट रहे हैं, क्यों किया जा रहा है। तो मेरी बात सुनिए, पहला क्वेश्चन, भारत में जितनी भी आबादी है क्या वो एक बराबर सब जगह बटी हुई है। क्या हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितनी पॉपुलेशन उतनी दिल्ली में है, जो दिल्ली में पॉपुलेशन है वो सिक्किम में है, गोवा में है, नहीं है, नहीं है, ऐसा है ही नहीं। तो फिर हम कैसे इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन कराने के पीछे होता है हमारा सिस्टम एक, जिसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब 10 लाख लोगों पे एक नेता, 10 लाख लोगों पे एक नेता। अब एक बात बताओ, जहां 20 लाख होंगे वहां 2 नेता होने चाहिए, और जहां 4 लाख होंगे तो वहां तो आधा नेता प्रेजेंट करेंगे हम, मतलब ऐसा हाफ नेता जाएंगे क्या 2 जगह, नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे, चल भाई 6 लाख का एरिया इधर बांट देते, बाकी बच्चा उधर कर देते। तो एक कंपनसेट टाइप प्रोपोर्शन बनानी पड़ेगी आपको, एक एरिया को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हर एक इलाके को यह लगे कि हमारे यहां से ठीक ठाक
रेशियो में जो लीडर्स हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। 4 लाख वाले को ये कह के छोड़ देना कि तेरी तो 6 लाख की भी मतलब कमी है, 10 लाख होता तो एक नेता बनता, चल तुमको तो गिनेंगे नहीं, तो उन 4 लाख को काहे को इग्नोर कर रहे? प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसके लिए हम पूरे एरिया को बांटते हैं। जिस एरिया को बांटते हैं उसे पॉलिटिकल टर्म में कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। ऐसे हमारे यहां पर 543 एरियाज या कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, पॉलिटिकल एरियाज है। इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब यह है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक नेता, यानी कि 543 आपके एमपीज हो गए। मान लीजिए कोई एमपी मर गया, अब मर गया तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव कम हो गया, तो जनता उस एरिया की कौन सुनेगा, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव लाना पड़ेगा। उस रिप्रेजेंटेटिव को लाने के लिए चुनाव कराना पड़ेगा। एक व्यक्ति के लिए चुनाव हो रहा है, इसीलिए उसे बाय इलेक्शन कह रहे हैं। बाय इलेक्शन तब होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, रिजाइन हो जाए, डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, XYZ रीजन से जब एक इंसान जाता है तो उसके लिए बाय इलेक्शन होता है। चलिए, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, टर्म में बहुत दिक्कत हो रही थी, समझा देते हैं। हमारा जो देश है, हम यहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को यूज करते हैं। हम जो करते हैं अपने एरिया को क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में हम लेके जाते हैं। हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में हम चलते हैं। एक्चुअल में क्या है, हम पूरे देश को ना एक एरिया फॉलो करते हैं, उस एरिया में हम डिवीजन कर देते हैं, उस एरिया में डिवीजन कर देते हैं। उन डिवीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमारा देश प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो करता है। हमारे देश को कई एरिया में बांट दिया जाता है। उन डिफरेंट एरिया को पॉलिटिकल भाषा में इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया यहां पर आपको 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग हैं, जो वहां के वोटर है, वो वहां से एक नेता चुनते हैं। इसका मतलब यहां पर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने लीडर्स हो गए, 543 लीडर्स हो गए। इज दैट क्लियर और नॉट? बताइए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 543 लीडर्स का आना, यानी कि लोकसभा में भी लोग चुनकर जाते हैं, स्टेट असेंबली में भी लोग चुन के जाते हैं, लोकल चुनावों में भी लोग चुनकर जाते हैं। और हर एक इलाके की एक ही प्रक्रिया, क्योंकि पूरा देश जिस तरीके से बटा है वैसे ही राज्य भी बटेगा, वैसे ही लोकल गांव में भी बंटवारा होगा। तो देखते हैं कि करके जब देश की बात आई तो कंट्री को हमने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटा। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, जिसे हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। आइए, राज्य पे देश बटा था 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, स्टेट की सबकी अपने अपने एरिया है, तो हम यहां पर किसी एक स्टेट का एग्जांपल नहीं ले सकते। हमने सिर्फ जनरली मैं आपको समझा रहा हूं, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कुछ भी हो, हमने उसे भी डिवाइड कर दिया। वहां से भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े होंगे, उन रिप्रेजेंटेटिव को लोग वोट करेंगे। वोट देने के बाद जो व्यक्ति जीतेगा उसे एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। आइए, लोकल चुनावों में गांव में भी बंटवारा होता है। जब देश में बंटवारा दिखा, बंटवारा इन द सेंस इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नॉट डिवीजन, ध्यान रखिए मेरी बात को। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, गांव का भी डिवीजन किया जाता है, वार्ड्स में किया जाता है, वहां से भी एक रिप्रेजेंटेटिव आता है जो कि लोकल बॉडी, जिसे आप पंचायत या फिर नगर पालिका कहते हैं, उसके लिए लोग चुने जाते हैं। सिमिलर है, मैंने बहुत डिफरेंस आपको क्लियर करके बताया है। यहां पर भी डिवीजन होगा, यहां पर भी डिवीजन होगा, यहां पर भी डिवीजन होगा। यहां से भी रिप्रेजेंटेटिव उतने आएंगे जितने एरिया डिवाइड किए गए, यहां से भी रिप्रेजेंटेटिव उतने आएंगे जितने में स्टेट बांटा गया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मध्य प्रदेश को 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया, तो 40 एमएलए आएंगे। वहां 543 एमपी थे, 543 आएंगे। यहां पे 3 बांट दिया तो 3 लोकल आएंगे, एक गांव से 3 बंदे, खत्म। आगे चलते हैं। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? देखिए साहब, बात ऐसी है कि इस देश में इतने लोग हैं, हम लोगों को जनरली हम कैसे बांटते हैं? हम बोलते हैं कि भाई ये जनरल है, एसटी, एससी, ओबीसी है, ठीक है, ये सब हो गया। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, ऐसे ही सामान्य रूप से देखते हैं, जनरल रूप से ऐसे देखते हैं। देश में सब लोगों के पास इक्वल पैसा नहीं, इक्वल नॉलेज नहीं, इक्वल एक्सपीरियंस नहीं, इक्वल पावर नहीं। तो ऐसे में जिनके पास है पावर, नॉलेज, वो इलेक्शन में खड़े होंगे, टिकट लेंगे और जीत जाएंगे। तो व्हाट अबाउट दोज जिनके पास नो पावर, नो पैसा, नो इन्फ्लुएंस, कुछ नहीं है? तो क्या होगा? ये बेसिकली रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी किसके लिए की गई? एसटी और एससी के लिए की गई। क्यों की गई? ताकि उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव हो सके। उनके रिप्रेजेंटेटिव मतलब अब एसटी का अपना रिप्रेजेंटेटिव होगा। भाई जनरल वाला एसटी की नहीं सोच रहा है, तो सरकार ने एक प्रावधान बनाया, क्यों ना इनके लिए सीट रिजर्व कर दी जाए। 10 सीटें रिजर्व कर दी। 10 सीटें रिजर्व करने का मतलब यह है अब इन 10 सीटों पर 10 एससी या एसटी खड़े होंगे, वही जीतेंगे। तो करंटली लोकसभा में अगर बात करूं तो 84 सीट रिजर्व है एसटी एससी के लिए, है ना? ये देख सकते हैं 84 सीट फॉर द एससी एंड 47 सीट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। दोनों के लिए अलग अलग मैं बता रहा हूं, मतलब ऐसा मत समझना एक ही 84 है। 84 एससी, एसटी के लिए 47, लगभग आधी आधी है। बाद में देखा कि और भी वीकर सेक्शन है, जैसे कि आपका ओबीसी, उसके लिए भी, जिसमें आपकी ओबीसी क्लास रिजर्व की गई। और भी कोई वीकर सेक्शन है? जी हां, पूरे देश में संविधान में मतलब ऐसा आप देखेंगे कि महिलाओं का कोई रिजर्वेशन नहीं है, बट लोकल इलेक्शन में यह प्रोविजन दिया गया लोकल गवर्नमेंट में कि अगर 100 सीटें ना, उसमें से 33 सीट महिलाओं की होनी चाहिए। 33 महिलाएं होना कंपलसरी है। ये लोकसभा में, लोकसभा में या फिर कह सकते हैं पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में नहीं है। तो महिलाओं को भी 33% रिजर्वेशन दिया गया लोकल गवर्नमेंट में।
तो आप देखेंगे कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी किसके लिए हुई, पहले एसटी और एससी के लिए, फिर आपके ओबीसी के लिए, फिर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया गया। उसके बाद क्या होता है, देखिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन की स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं आप। सबसे पहले आपने देख लिया कि भाई हमने जो है क्या कर लिया, हमने सबसे पहले इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई, एरिया को डिवाइड किया। उसके बाद हमने क्या किया, जो रिजर्व करना स्टार्ट किया। रिजर्व करने के बाद हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे वोटर लिस्ट, जिसे हम दूसरी भाषा में अगर हम पॉलिटिकल टर्म में बोलें तो उसे कहते हैं इलेक्टोरल रोल। यानी कि ये वोटर लिस्ट क्या डिसाइड करती है, कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता है। ये कब प्रिपेयर की जाती है, जब भाई साहब इलेक्शन शुरू नहीं होते उससे पहले, ताकि नेता को पता हो कि उसके एरिया में कितने लोग वोट देने वाले हैं, कितने नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। और सबको बता भी दिया जाता है कि आप वोटिंग, आप चेक कर सकते हैं अपना नाम। जब आप 18+ हो जाएंगे तो आप अपना नाम वोटिंग लिस्ट में चेक कर पाएंगे, वेबसाइट पे चेक कर पाएंगे। तो आप एक बात सुन लीजिए, पूरे देश में किसी भी इंसान को वोट करने से मना नहीं है, जब तक कि गुड रीजन ना हो, वैलिड रीजन ना हो। मान लो आप सरफिरे हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे वोटिंग मशीन देखते के साथ ही दौरा पड़ता है, आप नहीं जा सकते भाई साहब। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ऐसा मजाक में, बट आपको कोई सीरियस इशू है, आपको देश को कोई आपसे कोई इशू है, तो आप बोलेंगे भाई साहब आपके साथ ये प्रॉब्लम है, हम इसी वजह से आपको वोट नहीं देने दे सकते। वोट कौन दे सकता है, कोई भी व्यक्ति जो 18 ईयर से ऊपर का है। आप जब 18 से ऊपर के हो जाएंगे आप वोट दे पाएंगे। पर कुछ क्रिमिनल लोग, कुछ अनसाउंड माइंड के लोग, जिनको वोट देने का सिचुएशन जो बनता है केवल तब बनता है जब सरकार चाहे। रेयर सिचुएशन में तो उनको भी मना किया जाता है, मतलब नॉर्मली इनको मना नहीं करते। बट अगर मान लीजिए कि आप इस कंडीशन में है ही नहीं, अब आप आईसीयू में लेटे हो, आप जिंदा हैं, आप कह रहे हैं मैं 18 से ऊपर हूं, वोट दे दूं, अरे भाई पहले अपनी तबीयत देख लो, या फिर कुछ और भी देश का इशू हो, कुछ भी XYZ रीजन हो, तो आप वोट नहीं दे सकते। तो वोटर लिस्ट किसके लिए बनती है, कौन डिसाइड करेगा कौन वोट देगा कौन नहीं देगा। उसके बाद ही 18 से ऊपर सब व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है, किसी को वोट ना देने से रोक नहीं सकते, एक्सेप्ट इन रेयर कंडीशन और विद गुड रीजन। एक कंप्लीट रिवीजन लिस्ट बनाई जाती है हर 5 साल में, वोटिंग लिस्ट में है, नाम है तो यानी कि नाम है तो किसके नाम है, लोगों के नाम है। तो क्या ये अपडेट भी होते हैं, यस ये अपडेट भी होता है, क्योंकि लोग मरते भी हैं, लोग जन्म भी लेते हैं, लोग बड़े भी होते हैं। तो हर 5 साल में लिस्ट को अपडेट किया जाता है, जिससे कि अप टू डेट रहती है। वोटिंग देने के लिए एक सरकार ने सबका एक पहचान पत्र बनाया हुआ है, जिसे वोटिंग ID कार्ड कहते हैं। पॉलिटिकल भाषा में इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। ये देश के वोटर्स को दिया जाता है, ये लेके वो वोट करने जाते हैं। बट ये कंपल्सरी नहीं है कि सर आपके पास वोटिंग कार्ड है, वोटर ID कार्ड है तो ही आप वोट दे सकते हैं। सरकार ने ऐसा कंपल्सरी तो नहीं किया। सरकार ने बोला अगर आपके पास अदर कोई पहचान है तो आप उसे भी लेके आ सकते हैं, राशन कार्ड, ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस, गैस का लाइसेंस, ऐसा कुछ भी, ऐसा राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये लेके आ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड कर दी, लिस्ट बना दी, वोटर लिस्ट हो गई। अब नॉमिनेशन आ जाइए, जिनको चुनाव लड़ना है। कोई भी इंसान चुनाव लड़ सकता है, आप, मैं, कोई भी। मैं वोट देता हूं तो इसका मतलब क्या मैं चुनाव नहीं लड़ सकता? मैं बिल्कुल चुनाव लड़ सकता हूं, मैं चुनाव लड़ सकता हूं। फर्क क्या है वोट देने वाले में और चुनाव लड़ने वाले में? फर्क है साहब एज का। जब मैं वोटर होता हूं तो मैं 18 से ऊपर होना चाहिए, बट जब मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो मिनिमम जो लोकसभा होती है लोअर हाउस, उससे ऊपर होती है राज्यसभा। तो लोकसभा में नेता अगर बनना है, आपको MP बनना है, तो मिनिमम एज 25 चाहिए, यहां पर 30 चाहिए। तो मिनिमम एज अगर आप कैंडिडेट है तो 25 होनी चाहिए, वोटर है तो 18+ होनी चाहिए। एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फुलफिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी एज हो गई है, आइए नॉमिनेशन फॉर्म भरिए और कुछ मनी भी डिपॉजिट कीजिए। चुनाव लड़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, एक सरकारी फीस होती है जो देनी पड़ती है, ताकि उससे एक पता चल जाता है भाई आप सीरियस हो तो पैसे दोगे तो चुनाव लड़ोगे, फिर आप सीरियस रहोगे, मैं मेरा पैसा लगा है, आप मेहनत भी करोगे। ऐसे ही आगे फॉर्म फ्री में होता तो फिर तो क्या ही हो जाता। सो कुछ लीगल डिक्लेरेशन भी करनी पड़ती है। जब फॉर्म भरते हैं उसमें कुछ लिखना पड़ता है, जैसे कि फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिमिनल केस कितने रहे तेरे ऊपर, गुंडा है कि नहीं रहे तू, डिटेल ऑफ एसेट, कितना संपत्ति ले रहे, कितना कैश है, कितने घर है, कितना बंगला, कितनी गाड़ी, कितना बैंक अकाउंट है, कितना पढ़ा लिखा है, 12th पास है, BCom है, MCom है, CA है, IPS है, IRS है, क्या है। क्योंकि आजकल तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई नेता हो, सरकारी ऑफिसर, कोई भी हो, आप चुनाव लड़ सकते हैं। नॉमिनेशन हो गया, चलिए प्रचार शुरू करते हैं, कैंपेन। वैसे तो चुनाव के आप देखेंगे समय 2 हफ्ते पहले होता है, पर नेता मानते नहीं, चुनाव प्रचार करने वाला कैंडिडेट मानता नहीं। वो प्रचार महीने भर पहले से कर रहा होता है, चुपचाप पहले शुरू होता है घर में, फिर बार फिर खुल के प्रचार होता है, ठीक है। सो बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग, तो चुनाव प्रचार कब की डेट होती है कि भाई जब से आपका नाम डिक्लेयर होगा कि आप कैंडिडेट हैं, और जब तक फाइनल वोटिंग होगी उस दौरान तक आप कर सकते हैं। इसमें 2 हफ्ते का टाइम होता है, नेता मानते नहीं है। इस दौरान कैंडिडेट खूब प्रचार करेगा, घरों में जाएगा, अपनी बातें बनाएगा, अपनी स्कीम बताएगा, अपने आइडियाज बताएगा, मीटिंग करेगा अपने सपोर्टर्स के साथ। ये सब होता है। इलेक्शन कैंपेन में क्या करते हैं जनरली नेता ये डिसाइड करते हैं ताकि जनता उनकी तरफ देखे,
मेरी मेरी ये पॉलिसी है कि मैं विधवाओं के लिए 5 लाख रुपए का ऐसा पर मंथ की ऐसा कुछ बना के दूंगा। जैसे मैं होता तो मैं ऐसे बड़ा बड़ा ऐलान करता, क्यों करूंगा, ताकि लोग मेरी तरफ देखें। उससे बड़ा, दूसरे से बड़ा, उसने बोला हम 2,500 पेंशन देंगे, 2,500, मैं 2.5 लाख दूंगा, और बताओ, मैं सबको ऐसा टाटा की गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा, और बताओ। मैं तो ऐसा वादे करता, फिर खतरनाक खतरनाक वादे करता। कुछ जब प्रचार होते हैं कुछ स्लोगन भी निकलते हैं लोगों के, होते हैं। जैसे आपने कांग्रेस का एक सुना होगा, बेटी हूं लड़ सकती, लड़की हूं लड़ सकती हूं, कुछ ऐसा था। अब की बार मोदी सरकार, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्लोगन बनते हैं। ऐसे ही 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार में एक स्लोगन आया था, इसका नाम था गरीबी हटाओ। दूसरा 1977 में जेपी नारायण की सरकार में आया था, सेव डेमोक्रेसी। बंगाल में बना था लैंड टू द टिलर, मतलब जो गरीबों की जमीन है उनको वापस दे दो, मजदूरों को वापस चली जाए, 1977 में। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, तेलुगु की खुद की इज्जत बचाए रखना, यह था टी रामाराव ने आंध्र प्रदेश के चुनाव में आया था 1983 में, हाँ 83 में आया था। सो बात यह है, क्वेश्चन ये हो गया, प्रचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, नेता तमाम चीजें आंदोलन कर रहे हैं, कोई मूवमेंट देख रहा है, कोई स्लोगन दे रहा है, कोई लोगों को लुभा रहा है, कोई कुछ तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है। सो डज इट रियली मैटर्स कि मतलब लोगों को ये सब करने के लिए आपको इतना सब करना पड़ रहा है, और क्या इसके लिए रेगुलेशन कोई जरूरी है? सो डू यू फील इज इट नेसेसरी टू रेगुलेट इलेक्शन कैंपेन? क्या जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, क्या इसके लिए भी कुछ रेगुलेशन होने चाहिए? क्या इसके कुछ नियम होने चाहिए कि मतलब जनता को लुभाने के लिए आप किसी भी हद तक गिर जाएं कि भाई साहब मैं आपको अभी के अभी इस पूरे गांव को 1 करोड़ रुपए देता हूं, पर वोट मेरे नाम फिक्स कर दो? क्या इस तरीके से चुनाव जीतने चाहिए? या ऐसे कहते कि भाई साहब आप मेरे धर्म के हो, मैं आपके धर्म को, आप मुझे नहीं जानते, आप मेरे को वोट नहीं दोगे, अपने भाई को वोट नहीं दोगे, मैंने खट्टी टॉफी खाई है, आप मुझे वोट नहीं दोगे, मैं आपको खट्टी टॉफी खिलाऊंगा? तो ये सब तो देखिए, ये इंश्योर करने के लिए कि हर पार्टी, हर कैंडिडेट को इक्वल चांस मिले, हर एक इक्वल चांस मिले, हर एक को फेयर चांस हो। क्योंकि यहां पर क्यों फेयर चांस नहीं हो सकता, उसकी प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा। तो कानून ने कुछ लॉ बनाए हैं कैंडिडेट के लिए। फर्स्ट इज, आप किसी भी वोटर को, कोई पार्टी का बंदा है, मेरे पास वोट मांगना है, मुझे धमका रहा है, ये नहीं होगा। रिश्वत दे रहा है, ले लो रिश्वत, होगी सर ले लो रिश्वत, ये नहीं चलेगा। आप धर्म के नाम पर कि आप मेरे धर्म के, मैं आपके धर्म का वोट देना, ये सब नहीं चलेगा। आप गवर्नमेंट रिसोर्स यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए जाती हुई सरकार के पास अभी तो पावर है, जब तक नया कैंडिडेट नहीं आएगा तब तक ऑफिस छोड़ते नहीं है। अरे देश थोड़ी छोड़ देंगे फिर, देश में तो फिर कौन कहां रेगुलेट करेगा? पुराने वाला नए वाले को डॉक्यूमेंट देके जाता है, तब तक वही रहता है। तो इस दौरान सरकारी गाड़ियां चल रही हैं, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, जहाज चल रहे हैं। मैं प्रचार करने कहीं गया, पता चला सरकार में सरकार मेरे से पहले हेलीकॉप्टर लेके वहां पहुंच गई। भाई मैं तो पहुंचने में वक्त लगाया, मेरे पास तो रिसोर्स नहीं था, आपके पास रिसोर्स था, आपने मिस यूटिलाइजेशन किया। तो ऐसे में क्या है, इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी ये सेम ग्राउंड पर रेस कैसे होती है, जब आप एक लाइन से सीधे खड़े होते हैं। ऐसा थोड़ी कि एक को मतलब जहां विनिंग पॉइंट है वहां पे खड़ा कर दिया, वो नहीं होना चाहिए, है ना। और लिमिट होती है पैसों की, कि अगर आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप 25 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। और अगर आप एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं तो 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। पर मुझे तो इस बात पे बड़ा दुख होता है कि इससे ज्यादा तो उनके पास खर्च कर देते हैं, इससे ज्यादा खर्च कर देते हैं वो, बहुत बहुत ज्यादा। सो ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री एग्री टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कैंपेन। तो सब पार्टी को एग्री होना पड़ता है इस सब के लिए कि आप रिश्वत नहीं दोगे, आप धमकाओगे नहीं, आप पैसा ज्यादा खर्च नहीं करोगे, आप जनता को धर्म के नाम पे अपील नहीं करोगे, आप गवर्नमेंट रिसोर्स यूज नहीं करोगे, सबको मानना पड़ता है। सो नो पार्टी एंड कैंडिडेट कोई भी धर्म की जगह का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मंदिर में खड़े होकर आप दे रहे भाषण कि आइए आइए धर्म के लोगों मुझे वोट दीजिए, नहीं कर सकते प्रैक्टिकल। ना ही आप गवर्नमेंट व्हीकल, ट्रैफिक, कोई भी एयरक्राफ्ट, जहाज, हेलीकॉप्टर सरकारी ऑफिस का यूज कर सकते हैं। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए कि 17 तारीख को चुनाव है, मिनिस्टर शैल नॉट ले, कोई भी मंत्री अपनी नई स्कीम का जो है ना फाउंडेशन नहीं रख सकता। मान लीजिए कि आज सरकार ने, आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आज मान लीजिए ऐसा 15 जनवरी को चुनाव होने वाले हैं, और जो अभी वर्तमान में मतलब एक मंत्री, फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा नहीं कह रहा, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई मंत्री है, उन्होंने क्या करा, एजुकेशन के लिए नई पॉलिसी एकदम अनाउंस कर दी। भाई डेट अनाउंस हो गया, अब आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो आप पॉलिसी अनाउंस करोगे हो सकता है वो इतनी अट्रैक्टिव हो कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए, फिर तो भाई आपने पूरे साल काम ना किया हो, अब तो आप वोट ले जाएंगे आखिरी में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी बड़ा पॉलिसी डिसीजन आप नहीं बना सकते जिससे कि क्या होगा, नया बंदा जो खड़ा हो रहा है उसके पास तो वैसे ही कोई चांस नहीं रहेगा, आप बचा कुछ आप धो देंगे उसे। समझ में आई नहीं आई बात? फिर होती है क्या, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। ये है फाइनल स्टेज। लोग वोट देने आते हैं, उस दिन को इलेक्शन दिन कहते हैं। हर पर्सन जिसका नाम वोटिंग लिस्ट पे है, वोटर कार्ड उठा के वोटिंग देने आएगा। जैसे वोटर बूथ के अंदर जाता है, आप अपना नाम लिखते हैं, अंगूठे पर एक स्याही मारी जाती है, आप वोट देते हैं और वोट चला जाता है। हालांकि पहले वोट बैलेट पेपर के थ्रू होता था, बैलेट पेपर के थ्रू होता था। अब जो इलेक्शन है वो वोटिंग मशीन यानी ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन के थ्रू होता है, वोटिंग मशीन के थ्रू होता है। क्या करना होता है यहां पर वोटर को, जाके अपना जो पसंदीदा कैंडिडेट है उसका जो सिंबल है, जैसे बीजेपी का कमल, कांग्रेस का हाथ, आम आदमी का झाड़ू, उसके सामने जाइए, बटन दबाइए और आपका वोट हो जाता है। जैसे ही पोलिंग हो जाती है, ईवीएम मशीन को जो सरकारी ऑफिसर है, इलेक्शन कमीशन वाले ले जाते हैं किसी
सिक्योर्ड एंड सेफ जगह पे रख देते हो, कल को कुछ लफड़ा हो गया तो सेफ जगह पे रख देते हैं। कुछ दिन बाद एक डेट डिसाइड होती है कि वोटिंग गिने जाएंगे, जितने भी एजेंट है, जितने भी कैंडिडेट हैं उस जगह पे जाते हैं जहां पर काउंटिंग हो रही होती है, और वहां जो काउंटिंग में जिसके नाम सबसे ज्यादा वोट होते हैं वही बंदा जो है क्या होता है, इलेक्शन जीत जाता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो हमारे पास स्टार्टिंग हमने की थी व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो हमने मेनली तो 5 पॉइंटों पे ज्यादा ध्यान दिया है। व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। देखिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और इसके लिए तो मेजर वही 5 पॉइंट आपने देखा होगा। क्या सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्या किया था? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से करने से पहले हमने क्या किया भाई साहब, कि हमने पहले सबसे पहले आप देखेंगे बहुत सिंपल सा है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, आप इस पॉइंट को तो बिल्कुल याद रखें कि भाई आपने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड करी, धीरे धीरे जैसे पॉइंट बनेगा, क्योंकि भाई काफी लेंथी हो गए, मैं भी कोई पॉइंट मिस ना कर दूं, इसलिए मैं पहले देख लेता हूं। आपने देखा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपने बनाई, राइट, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपने बनाई, है ना। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने किया क्या? रिजर्व्ड किया कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। रिजर्व कर दिया। उसके बाद आपका नॉमिनेशन स्टार्ट होता है ना, रिजर्व। उसके बाद आपने वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट के बाद नॉमिनेशन, रिजर्व के बाद वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट, उसके बाद आपका नॉमिनेशन, फिर इलेक्शन कैंपेन, फिर वोटिंग डे कह लीजिए या वोटिंग का पोलिंग कह लीजिए। 1 2 3 4 5 6 स्टेप होते हैं, ठीक है। अब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर दिया, चाहे वो आपकी लोकसभा हो, चाहे वो आपका स्टेट असेंबली हो, और चाहे वो आपका लोकल इलेक्शन हो। इन तीनों में ही डिवीजन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी तीनों में डिवीजन होगा, वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव्स आता है, यही हमने पढ़ा। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब था एसटी, एससी, बाद में ओबीसी और वुमेन। वुमेन के लिए कितना है कमेंट में बता दीजिए। 33% रिजर्वेशन दिया गया। उसके बाद वोटिंग लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। वोटिंग लिस्ट में क्या होता है, कौन किसके पास राइट टू वोट है, राइट टू वोट एक्सेप्ट रेयर कंडीशन में नहीं दिया जाता है क्रिमिनल्स को या किसी को, वो बात की बात है। उसके बाद आप नॉमिनेशन करते हैं। नॉमिनेशन करने के लिए क्या होता है, चलिए यहीं से ऊपर कैरी कर देते हैं, ठीक है। नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन में आप क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, विद एक फॉर्म भरा जाता है, आपकी एसेट्स कितनी है, आप पे क्रिमिनल केस है या नहीं है, क्रिमिनल केसेस, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की जाती हैं। वही बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन की। इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होता है 2 वीक पहले, जब आपकी डेट अनाउंस हो जाती है, डेट अनाउंस एंड जिसे वोटिंग डे कहते हैं, इलेक्शन डे कहे, वोटिंग डे वाले दिन तक, इन 2 हफ्तों के बीच रहता है। हालांकि वो प्रचार प्रसार खूब करते हैं। बाद में हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या इन इलेक्शन कैंपेन को रेगुलेट करने की जरूरत है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इलेक्शन कैंपेन को रेगुलेट किया जाता है। यस, रेगुलेट किया जाता है। मैंने आपको कंडीशन बताई थी क्यों किया जाता है। भाई धर्म के नाम पर आप नहीं कर सकते, आप जो धमका नहीं सकते, आप अब किसी को भी ये नहीं कह सकते कि मतलब भाई कुछ रिश्वत ले लो या कुछ ऐसी कंडीशन, वो सब नहीं हो सकता। वोटिंग डे जो दिन है,
वोटिंग डे की बात कर लें तो वोटिंग डे का ऐसा है कि इस दिन लोग वोटर कार्ड लेके कहां जाते हैं, बूथ पर जाते हैं, पोलिंग बूथ पर जाते हैं, पोलिंग बूथ पर वोट देते हैं, वोट देते हैं ईवीएम पर। उसके बाद इसको सील कर दिया जाता है, सील करके इसको कहां ले जाते हैं, सेफर प्लेस पर ले जाते हैं। और आफ्टर फ्यू डेज क्या होती है बच्चों, काउंटिंग स्टार्ट होती है। आफ्टर फ्यू डेज क्या होता है, काउंटिंग स्टार्ट होती है। और काउंटिंग में जो इसको मैक्सिमम वोट मिलते हैं वो इलेक्ट होता है। यही मैंने आपको अभी तक बताया पूरे में, ये मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा दायमाय हो गया है, हालांकि क्या करें अभी जगह कम पड़ जाती है, बोर्ड में लिखने को बहुत कुछ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट मेक्स इलेक्शन इंडिया डेमोक्रेटिक, कैसे और इलेक्शन डेमोक्रेटिक होते हैं, तो उसी के पार्ट को आप समझेंगे। वो सब पूरा प्रोसेस जो किया, उस प्रोसेस में एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही सारे चुनाव कराता है। अभी आपके पेपर में नहीं आएगा, बट आप जान लीजिए इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक मुखिया और दो उनके हेल्प में या फिर कह सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस समय उनका नाम है राजीव कुमार, और जो दो इलेक्शन कमिश्नर है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल है। ये आपके एग्जाम में नहीं आना, बट आप याद रखिए। जो इलेक्शन कमीशन को सेम आजादी मिलती है, वो सेम इंडिपेंडेंस एंजॉय करता है जो कि जुडिशरी को होता है। जैसे जुडिशरी पर किसी का दबाव नहीं, वो अपने पूरे स्वतंत्र रूप से अपने इंडिपेंडेंस के हिसाब से डिसीजन लेता है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन लेता है। मान लीजिए उसको लगता है कि कोई कैंडिडेट अगर सही नहीं है खड़ा होने के लिए तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, कोई सही है तो उसको अप्रूव कर सकता है। ये सब काम होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका मेन हेड होता है, जिसको अपॉइंट कौन करते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार राष्ट्रपति ने इनको अपॉइंट किया तो ये राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदारी नहीं है या सरकार के लिए जिम्मेदारी नहीं है। जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गई तो इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? अगर इनके सरकार के अंदर ये काम करेगा तो सरकार अपने हिसाब से इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। हो सकता है कभी जिंदगी में अपोजिशन पार्टी के लोगों को टिकट भी ना मिले, तो वो सब नहीं होता है। तो ये भी जान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा कि किसी को नहीं पसंद आ रहा हो कोई फैसला, कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला लिया, मुझे पसंद नहीं है, हटा दो इनको, तो इतना आसान नहीं है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए मैं बता दूं, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। इनको हटाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और ये स्पेशल मेजोरिटी कहां पास होगी, ये पास होनी चाहिए पार्लियामेंट में। ये कहां पास होगी, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का मतलब क्या है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। क्या है, लोकसभा के हाउस में भी पास होना चाहिए और राज्यसभा में भी पास होना चाहिए, जो कि इतना आसान नहीं है दोनों घरों को मनाना। इलेक्शन कमीशन के पास क्या पावर होती है, तो सुन लीजिए एक एक करके। इलेक्शन कमीशन कैसे फैसले लेता है कि इलेक्शन की डेट से लेकर क्या रिजल्ट आएगा, ये इनके पास है। इलेक्शन कमीशन सजा भी दे सकता है अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट ना माने तो। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर देता है सरकार को कि आप अपने सरकारी रिसोर्सेज, जैसे एयरक्राफ्ट मैंने बताया, कोई पॉलिसी लॉन्च करना, ये सब नहीं कर सकते। जिस दिन इलेक्शन ड्यूटी होती है, इलेक्शन वाले दिन, जो भी सरकारी ऑफिसर, चाहे वो कोई पुलिस वाला, कोई टीचर, कोई भी आपने स्कूल में पोलिंग बूथ में देखे होंगे जब आप अपने मम्मी पापा के साथ गए होंगे, तो वो उस दिन होगा सरकारी टीचर, पर काम करेगा किसके लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए। उस दिन सरकार उस पर कुछ नहीं कह सकती, है ना। इलेक्शन कमीशन ये अलॉट करता है क्या, बहुत सारे सिंबल, झाड़ू का निशान, कमल का निशान, हाथ का निशान, साइकिल का निशान, ये सब निशानों को जो डिसाइड करता है वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप ये 5 वर्ड लिख देना। मजाक नहीं कर रहा हूं, कसम खा के, कोई नंबर काट नहीं सकता आपका, कोई नंबर नहीं काट सकता। नेक्स्ट इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अभी उसमें और बाकी है आपका पॉपुलर पार्टिसिपेशन कैसे, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। हमने ये तो पढ़ लिया था, अभी आपने देखा होगा, ये सब हमने पढ़ा कि कैसे है डेमोक्रेटिक में, कि भाई इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, रिजर्व्ड है, ये सब तो पूरा प्रोसेस हो गया। अब इसी में एडिशन करके मैंने आपको बता दिया है कि आपको डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन भी होता है। ये 2 भी शीट छोटी है, मैं बाद में वहां पे लिख दूंगा दोबारा में भी, बट आप यहां पे भी याद रखिए, इलेक्शन कमीशन प्लस पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मतलब है लोगों का पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन। ये भी इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाता है। कैसे बनाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, सुन लिया, ये है तो निष्पक्ष बना हुआ है, इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, ठीक है। पॉपुलर पार्टिसिपेट कैसे है, लोगों का पार्टिसिपेट बहुत जरूरी है। और ये कैसे पता चलता है कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये पता चलता है वोटर टर्न अराउंड फिगर से। कैसे, आज मान लीजिए 2023 में अगर चुनाव होते और यहां पर 47% लोगों ने वोट दिया है, और अगले साल 5 साल बाद 2028 में चुनाव होते तब यहां 74% लोगों ने वोट दिया है। आप डिफरेंस देख रहे हैं, वोट बढ़ा है। तो वोटर टर्नआउट मतलब कितने परसेंट लोग जो हैं एक्चुअल में अपना वोटिंग कर रहे हैं। यहां पे 74%, यहां पे 47%, है ना। लास्ट के 50 सालों में हमने ये देखा है कि अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जैसे यूरोपियन कंट्रीज में लोगों ने वोट देना कम किया है। वहीं इंडिया में देखें तो या तो ये सेम रहा है या बढ़ता रहा है। इसका मतलब हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को सब एंजॉय कर रहे हैं, वोट देना सब कोई चाह रहा है, लोग लिटरेट हो गए, समझदार हो गए। इंडिया में बात करूं तो पुअर और इलिटरेट अंडर प्रिविलेज पीपल, यानी कि गरीब किसान, अशिक्षित व्यक्ति, गरीब बेरोजगार,
आम आदमी ये ज्यादा वोट देता है। क्यों? सरकार की पॉलिसी से इनको ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। भाई इन्हीं के ही वांदे पड़े होते हैं, अमीर आदमी बिजनेसमैन तो करोड़ों कमा रहा है। सो यही लोग सबसे ज्यादा वोट करते हैं, जबकि वेस्टर्न डेमोक्रेसी में रिच लोग वोट करते हैं, क्योंकि वहां की सरकार रिच लोगों को ज्यादा सपोर्ट करती है। यहां की सरकारों में आप देखेंगे तो जनसंख्या जो है वो गरीबों की ज्यादा है, तो गरीब के हिसाब पे वो जिनके पास अंगूठा ज्यादा है उनकी सरकार सुनेगी, फिर वो होता है। सो इंडिया में अगर बात करें जो कॉमन पीपल है उनके लिए इलेक्शन तो बहुत मायने रखता है बच्चे, बहुत मायने रखता है। कैसे मायने रखता है? अगर मेरे को 5 साल में कोई स्कीम है, मेरे गांव की कोई स्कीम है जो हम मनवाना चाहते हैं, तो हमारे पास मौका होगा उसकी स्कीम को मनवाने का तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर, वरना 5 साल तक कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या करोगे आप? प्रैक्टिकली सोचो ना। मेरे मन में आ रहा है कि चलो सरकार जो है ना आज बच्चों के लिए 10,000 नौकरियां निकलवा दे, या कोई रूल, जैसे अभी लॉ था, अभी वो ट्रक वाला आपने कानून देखा कि ट्रक के जो एक्सीडेंट कर दे हिट एंड रन पे, तो उस पर ये सजा होगी। लोग मिले, लोगों ने करवा लिया। क्यों? आने वाले टाइम में इलेक्शन है, नहीं करोगे फिर इलेक्शन में उसका इंपैक्ट उल्टा पड़ता। सो यहां पर लोग क्या फील करते हैं कि भाई इलेक्शन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जब वो अपनी बातों को पॉलिटिकल पार्टी से बनवा सकते हैं। दैट मींस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन दोज पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे कि 2004 के इलेक्शन की बात करें, पॉपुलर पार्टिसिपेशन की बात करें, लोगों की भागीदारी, तो 1/3 वोटर जो है वो कैंपेन में उतरे थे। 1/3 लोग, भाई साहब कितनी बड़ी बात है, बड़ी तादाद में लोगों ने कैंपेन चलाया। और ये हमने देखा सर्वे पर कि हर एक 7 वोटर है। अगर 7 वोटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 लोगों में से कोई ना कोई एक बंदा तो पार्टी का ही है। कोई भी एक बंदा जो है वो पार्टी का है। समझ में आ गई बात? और कैसे हम कह सकते हैं इलेक्शन डेमोक्रेटिक है? एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम। भाई डेमोक्रेटिक ऐसे है कि इसका मतलब यह है कि आपने जो कुछ नतीजा आया, हार या जीत, माना सबने है। जीतने वाली पार्टी जीत जाती है, वो भी कहती है सही है, हारने वाली पार्टी को भी मानना पड़ता है। तो यहां पर इलेक्शंस, इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर, अगर हम ये बोलें कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के इलेक्शन डेमोक्रेटिक फ्री नहीं है, तो आप एक बात बताइए, फिर तो हमेशा जीत उसकी होती जिसका पैसा होता, जिसका पावर होती, गुंडे होते, बदमाश होते, वही जीतते। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कोई भी रूलिंग पार्टी कभी चुनाव हारती नहीं। आज कांग्रेस, जब पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस ही रहती, बीजेपी कैसे आई? तो इलेक्शन फेयर है ना, चांस मिला है। सो आउटकम्स ऑफ इलेक्शन इंडिया का क्या बताता है? इलेक्शन में जो रिजल्ट आता है वो क्या बोलता है? इलेक्शन में रिजल्ट ये बोलता है कि अगर डेमोक्रेटिक इलेक्शन है तो जिंदगी में कभी रूलिंग पार्टी हारती ही नहीं। बट यहां तो रूलिंग पार्टियां हारती आई हैं, पार्टियां बदली हैं, चाहे वो नेशनल लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल हो। पहले यूपी की बात कर लीजिए तो आप भी जानते हैं इससे पहले पार्टी अखिलेश की थी, पर आज योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी की पार्टी है। आप सभी जानते हैं महाराज की पार्टी है, उधर सपा की पार्टी, दूसरे पहले बसपा की पार्टी थी। सेम ऐसे ही नेशनल लेवल पे देख लीजिए, कांग्रेस थी, आज बीजेपी है। दूसरी बात देखें, इन इंडिया हाफ ऑफ द सिटिंग ऑफ एमपीज और एमएलए, भारत में जितने भी हाफ सिटिंग एमपी एमएलए, मतलब आधे 50% एमपी एमएलए है, वो भी चुनाव हारते हैं। मतलब जैसे आप देख लीजिए कि कोई अगर एमपी बना हुआ है, अगले साल वो नहीं बना, तो भाई क्यों नहीं बना? तुमने तो एमपी थे, तुमने काम भी किया होगा, फिर तुम हार कैसे गए? क्योंकि जनता को पसंद नहीं आए होंगे। क्यों नहीं आए होंगे? क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शन है ना। अगर आपकी चलती तो आप तो कभी जिंदगी में हारते नहीं, पर यहां हारे तो वो भी चुनाव जीत हारते हैं। कौन हारते हैं? जिनके पास पैसा, अरे अरबों पैसा हो, जनता जिसको चाहेगी उसको वोटिंग में पावर है ना, पैसे में पावर नहीं है इधर। जिसको जनता चाहेगी, आप होंगे बड़े बदमाश, उससे क्या, जनता वोट नहीं कर रही है तो हारेंगे। आउटकम्स ऑफ इलेक्शन सबको मानना पड़ता है, चाहे आप हारे चाहे आप जीते। चाहे आप देखिएगा अरबपति करोड़पति भी चुनाव लड़ रहा हूं तो वो कहता है ठीक है, जो जनता ने कहा वो सब ठीक है। सो व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन? क्या इन चुनावों के लिए कोई चैलेंज भी आ सकता है? तो सुनिएगा, क्वेश्चन है पहला, आर द पीपल प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज? पहला चैलेंज ये मान सकते हैं, पहला क्वेश्चन समझिएगा कि जब हम वोट देते हैं तो क्या हमारे पास पूरी नॉलेज है कि हम क्यों वोट दे रहे हैं, कैसे वोट दे रहे हैं, किस पर्पज से वोट दे रहे हैं? क्या हमें रियल चॉइस मिल रही है? हमारे सामने जो 10 कैंडिडेट है, क्या ये रियलिटी में डिफर है एक दूसरे से? क्या हमें हमारे हिसाब का सब बता रहे हैं या सबकी पॉलिसीज मिलती जुलती हैं? क्या हम एक निजी आदमी भी अगर कल को खड़ा हो जाए, क्या चुनाव जीत सकता है? समझ में आ गए 3 क्वेश्चन कि हम जिसे चाह रहे हैं क्या वो चुनाव जीतेगा? क्या हम खड़े हो सकते हैं? क्या हमें रियल चॉइस मिल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं सबकी पॉलिसी एक सी है ना, ऐसा तो नहीं है। सो इन क्वेश्चन के कारण बहुत सारे लिमिटेशन, कुछ चैलेंजेस हमें फील करने होंगे। चैलेंजेस क्या है? सुनेगा, रिच कैंडिडेट्स हो, चाहे बड़ी बड़ी पार्टियां हो, चाहे कोई भी हो, आज कोई चुनाव की डेट डिसाइड हुई है, अगले साल चुनाव होने, कोई भी ये कह के दिखा दे कि मैं जीत जाऊंगा और मैं जीता पड़ा हूं, कोई नहीं कह सकता। सबको पता है कि वोटिंग में ताबड़तोड़ भाई साहब जनता के भरोसे है सब कुछ। बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। चैलेंज नंबर 1, आप ये तो नहीं कह सकते आप जीतेंगे, बट जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट छोटी पार्टियों से तो एक बेनिफिट मिलता है। क्यों? पहले से नेम फेम होता है, बड़ी पार्टी बड़ी पॉलिटिक्स होती है, लोगों की समझ में पहले से अंडरस्टैंडिंग होती है। छोटी पार्टी नहीं आई उसको समझ नहीं होता। दूसरी बात, भारत के कुछ राज्यों में कैंडिडेट जो होते हैं क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश आउट ऑफ द
पुश आउट अदर्स ऑफ द इलेक्टोरेट। मान लीजिए कोई बहुत पैसे वाला आदमी था, वो दूसरों पे भारी पड़ेगा, क्यों? गरीब के पास पैसा नहीं, गरीब चुनाव तो लड़ना चाहता है, हर कोई देश की सेवा करना चाहता है, पर करूं कैसे भाई, जब टिकट ही 10 करोड़ की आए तो मैं कहां से लाऊंगा, पैसे वाला लाएगा। दूसरी बात, कोई बंदे के पास क्रिमिनल कनेक्शन है, वो भाई साहब डरा के धमका के कैसे भी उस बंदे को आउट कर सकते। फिल्मों में नहीं देखा, तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, अपन बोल रहे लाए, तुमको ऐसा अलग 10 खोखा लो, चलते बनो। सब फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट। कहीं पर ऐसा होता है कि आम आदमी खड़ा होना चाहता है, बट एक ही परिवार के 10 लोग खड़े हैं, एक ही परिवार के 10 लोग खड़े हैं, उन्हीं में मुख्यमंत्री, उन्हीं में फाइनेंस मिनिस्टर, उन्हीं में होम मिनिस्टर, वही बनते रह रहे हैं। तो वेरी लिटिल चॉइस टू वोटर्स। कई बार चॉइस भी कम मिलती है वोटर को, रियल चॉइस कम मिलती है। क्यों कम मिलती है? क्योंकि कई सारी पार्टीज, मान लीजिए पार्टी ए है, पार्टी बी है, वो कहती है हम महिलाओं के लिए योजना बनाएंगे, वो कहते हैं हम भी महिलाओं के लिए योजना बनाएंगे, वो कहता है हम शिक्षा पे काम करेंगे, वो कह रहा है हम भी एजुकेशन पे काम करेंगे। तो रियल चॉइस कहां है? सब तो एक जैसे हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं। कैसे चैलेंजेस है? जब आपको रियल चॉइस ना मिले, जब एक ही परिवार के लोग पार्टी में खड़े हो रहे हो, तो आपके लिए कोई चॉइस नहीं है। दूसरा क्या? पैसे वाले लोगों ने आपको हटा दिया, गुंडा लोगों ने आपको हटा दिया, तो ऑर्डिनरी सिटीजन कहां आया? और कई बार छोटे छोटे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को तो बहुत सारा डिसएडवांटेज मिलता है बिगर पार्टियों के लिए। क्यों भाई? अच्छे अच्छे सिंबल्स बड़ी पार्टियों के नाम, पैसा बड़ी पार्टियों पे, जनता में नाम बड़ी पार्टियों पे, देश की सेवा करने का मेरा मन भी हो तो मेरे पास टिकट के लिए पैसा नहीं है। सो ये सब चीजें होती हैं। अब आपके पास एक बार समराइज करने का पूरा हो गया है। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, हमने ये पढ़ा था। ये हम करके आ गए हैं, ठीक है। इसमें हमने और एडिशन क्या किया था? जैसे कि हमने किया था आपका सबसे पहले, है ना, आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाया था, हमने इलेक्शन कैंपेन किया, वोटिंग किया, पोलिंग बूथ किया, वो सब करके आ गए। उसके बाद वहां के आगे मैं बता रहा हूं, वहां के आगे बाद देखा आपने इलेक्शन कमीशन, आपने देखा, थोड़ा सा यूज करते हैं बोर्ड को बड़ा करके, ऊपर से शुरुआत करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सबसे पहले क्रिएट किया था हमने, राइट। सबसे पहले हमने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया था, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। मैं अगर एक एक करके वहां से लिखना भी शुरू करेंगे तो आप देखना, सबसे पहले हमने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई थी, जिसको मैं आपको समझा चुका हूं, राइट। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई थी, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बाद में क्या किया गया था? रिजर्वेशन दिया गया था, राइट। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई थी, राइट। उसके बाद वोटिंग लिस्ट बनी थी, राइट, वोटिंग लिस्ट बनी थी। उसके बाद क्या हुआ था? नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट हुआ था, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ बच्चे? इलेक्टोरल कैंपेन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? इलेक्टोरल कैंपेन हुआ था। कैंपेन के बाद क्या हुआ था बच्चे? पोलिंग हुई थी, पोलिंग हुई थी, राइट। 1 2 3 4 5 6 हुई थी पोलिंग, वोट्स होने शुरू हुए थे। उसके बाद आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताता था, है ना, कि डेमोक्रेटिक चुनाव हो रहे हैं। उसके बाद आपका क्या पता चला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाद से? आपका एक और था, कोई रह ना जाए, हाँ, पॉपुलर पार्टिसिपेशन था, ठीक है, और आपका पॉपुलर पार्टिसिपेशन था। तो ये पूरे पॉइंट हैं जो आपके बताते हैं कि आपको इलेक्शंस हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक हो रहे हैं। हमने वो सब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मैंने आपको बताया कि एक इंडिपेंडेंट, इसकी खासियत है ये इंडिपेंडेंट है, यही डिसीजंस लेता है इलेक्शन रिलेटेड यही लेता है। सिंबल्स को भी ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताते हैं भाई साहब, है ना। इन्हीं के पास सारी डिटेल वगैरह, डेट्स वगैरह सब ये डिसाइड करते हैं। पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मतलब था पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन, ठीक है, लोगों का पार्टिसिपेशन, लोग कितना वोट में जो है वोटिंग करने आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई वो इंडिया में और यूरोपियन कंट्रीज में और दूसरे देशों में एक फ़र्क है। हमारे यहाँ पर जो गरीब, इलिटरेट और जो अनक्लास पीपल या फिर जैसे कि लेबर क्लास पीपल वो वोट देते हैं, वहाँ पर वो अमीर लोग वोट देते हैं। तो टर्न आउट फिगर से हम जान सकते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि टर्न आउट फिगर के बाद भाई कितना पार्टिसिपेट कोई कर रहा है, ये एक तरीका नापने का था। उसमें हमने फिर बाद में पढ़ा कि कुछ चैलेंजेस हमने पढ़े थे, चैलेंजेस पढ़े थे, है ना। चैलेंज नंबर 1 क्या पढ़ा था बच्चे? कि यहां पर हो सकता है नो रियल चॉइस, किसी को रियल चॉइस ही ना मिले, है ना। दूसरा क्या पढ़ा था? कि भाई एक ही फैमिली के फैमिली मेंबर्स ही डोमिनेट कर रहे हो,
ठीक है, तीसरा क्या पढ़ा? रिच पीपल डोमिनेट कर रहा हो, रिच कैंडिडेट या पीपल डोमिनेट कर रहा हो, या फिर क्रिमिनल डोमिनेट कर रहा हो। बट इसके बावजूद भी हम यहां पर ये कह सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, जब मैंने आपको बताया, ये नहीं कह सकती कि भाई हम इलेक्शन जीतेंगे, कोई भी पैसे वाला इलेक्शन जीत रहा है, कोई रूलिंग पार्टी कभी हारती नहीं, कोई एमपी एमएलए कभी सिटिंग हारती नहीं, बट सब हारे। इसका मतलब इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं। अब बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आते हैं फर्स्ट पे। आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आऊं, इनकी आप अब समझ गए होंगे पूरा, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं है, पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी वोटर्स टुक पार्ट इन कैंपेन रिलेटिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शन। मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, 2004 में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सेकंड क्वेश्चन, वी इंडिया हम फॉलो करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, राइट। कंट्री को डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट एरियाज में, उन एरियाज को क्या कहते हैं मैंने बताया था, याद करो, इलेक्टोरल कुछ। व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए क्या होनी चाहिए भाई? 18+, क्या साउंड माइंड अनसाउंड माइंड ना हो, वो सब मैंने बताया है। 25 आपको कैंडिडेट बनने के लिए चाहिए, 18 आपको जो है चुनाव लड़ने वोटिंग देने के लिए चाहिए। क्या मोड ऑफ कंडक्ट रहता है, या फिर क्या ऐसे रूल एंड रेगुलेशन है इलेक्शन कैंपेन में कि भाई थ्रेटर नहीं कर सकते, किसी रिलीजियस प्लेस पे नहीं कर सकते हैं, ब्राइब नहीं दे सकते हैं, वो सब बताया था, वो सब है। व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट हु विश टू कंटेस्ट इलेक्शन, क्या क्या कैंडिडेट इलेक्शन चाहिए, असेट्स, क्रिमिनल केसेस, एजुकेशन, वो बताया था। हाउ डज द पोलिंग टेक प्लेस, कैसे होती है पोलिंग? आप पोलिंग बूथ पे जाते हैं विद वोटर कार्ड, आप पोलिंग बूथ पे जाते हैं, वो आपको एक इंक लगाता है, आप जाके उस पे ईवीएम पे अपने कैंडिडेट के नाम का जो सिंबल होता है उस पर प्रेस करते हैं, वोट डन हो जाता है, ये होता है। उसके बाद वोट ईवीएम को सील करके ले जाते हैं, कुछ दिन बाद जो काउंटिंग होती है, वो पूरा प्रोसेस बताना है। In which way does the election commission enjoy the same kind of independence as the judiciary? कैसे होता है? एक बार अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट के लिए नहीं काम करना, सरकार के लिए नहीं सुननी है, अपने हिसाब से करना है, इंडिपेंडेंटली डिसाइड करता है किसको वोट मिलेगा, किसको पार्टी में सिंबल मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन कितना पैसा देगा, किस पे क्रिमिनल केस को लेना है, मतलब वो पूरी डिटेल वो सब बताया था ना मैंने, पूरा होना है। क्या चैलेंजेस है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के, अभी अभी बता के हटाऊं, क्रिमिनल, मनी माइंडेड, फैमिली डोमिनेशन, वो सब। हाउ कैन यू से दैट आउटकम ऑफ इलेक्शन इज फाइनल टेस्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कैसे कह सकते हैं आउटकम ऑफ इलेक्शन डेमोक्रेटिक फ्री एंड फेयर में सही होते हैं? पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई हम यहां पर जो भी आउटकम आता है, अभी पढ़ा ना, आउटकम जो भी आता है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे आप जीती हुई पार्टी हो चाहे आप हारी हुई पार्टी हो। और इलेक्शन कमीशन कैसे जो इंडिपेंडेंट इंजॉय करता है, वो 5 पॉइंट याद रखना कि सब फैसले, वो जो 5 पॉइंट मैंने बताए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन कंडक्टिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सब तो मुझे लगता है कि सेम सा ही है, उसी का ही सेम है। कैसे क्या रोल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में कंडक्टर में कि भाई सिंबल को बांटना, वही 5 पॉइंट यहाँ भी लिख सकते हैं। सो आई होप आपको सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए बाय बच्चों। आई होप आपको सारी चीजें डाउट क्लियर होंगे। चलिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बच्चों। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस रिवीजन क्लास को खूब एंजॉय कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा ये चैप्टर, कितना समझ में आया। तो चलिए तब तक बाय, टेक केयर।